पहले देख रहे हैं, जो लास्ट क्लास के 3 मैंने छोड़ के दिए थे वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ, और अब के मैं आपको करेक्ट आंसर दे रही हूँ। और अगर लास्ट क्लास का थोड़ा सा एंड का डिस्कशन आपको याद हो, मैंने दोनों डायरेक्शन के रीजन आपको दे दिए थे और आप थोड़े कंफ्यूज हो गए होंगे, किया गया था। इफ आई से ये ज्यादा बेसिक है, ये आपकी क्लास 12 की इनऑर्गेनिक में भी आएगा, पी ब्लॉक में, ओनली जेई नीट के सिलेबस में, नॉट इन एनसीईआरटी। मुझे बताइए, NH3 ज्यादा बेसिक, ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, उसका कौन सा रीजन मैंने लास्ट क्लास में कोट किया था, क्या बोला था? इसका इसका लोन पेयर ज्यादा अवेलेबल है फॉर डोनेशन। चार्ज डेंसिटी इज वेरी मच लोकलाइज्ड। यहां पर चार्ज डेंसिटी यानी कि लोन पेयर फैल गया। आज से पूरा यही चलेगा, अब डीलोकलाइजेशन। जितना चार्ज फैलता है उतना कमजोर हो जाता है, जो मैंने आपको एक पेट में दर्द के एग्जांपल से बताया था कि डीलोकलाइज्ड पेन फील नहीं होता, लोकलाइज्ड पेन बहुत फील होता है। लोकलाइज्ड इज पावरफुल। तो NH3 का लोन पेयर लोकलाइज होने की वजह से क्या है, बहुत पावरफुल है, इजीली ये किसी को दिया जा सकता है। सेम गोज फॉर दिस, अब तो दोनों सेम ही हो गए। तीसरे वाला अभी भी नहीं बता सकती, आज जो इफेक्ट मैंने पढ़ाना है उसके बाद इसका तुम ही लोग मुझे बता दोगे। तो मुझे याद दिलाना, जैसे ही इंडक्टिव इफेक्ट खत्म होगा अभी, तो यहां लेके आना, तब उसका आंसर दूंगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट खत्म होते ही मैं आपको इसका आंसर दूंगी। इसके बाद ही चलिए, ये तो था लास्ट क्लास की कंटिन्यूटी में सिर्फ एक पॉइंट, एक नॉमेनक्लेचर। मैंने नॉमेनक्लेचर में इतना ब्रेक इसलिए दिया कि आप सब लोग जिस भी स्कूल एग्जाम वगैरह या जिस भी PCM में बिजी थे, अब उसको कर लें DPP को, ताकि मैं आगे का नॉमेनक्लेचर थोड़ा सा ही रह गया वो भी ले पाऊं। नाउ मेरे को 3 एग्जाम्पल, तीनों एक जैसे मिले हुए हैं जो मुझे डिस्कस करने हैं। आफ्टरनून बच्चे, अब एक ये एग्जाम्पल है, सबका एक ही जैसा हाल है, कोई ऐसी मतलब इसमें मुझे इसका आयु मतलब 2 CH3 लगे हो तो 2 Cl लगे हो, कुछ भी लगे हो। यहाँ एक रूल जो मैंने पॉइंट ऑफ रेफरेंस वाला उस दिन बोल दिया था, फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस वाला, वो क्लियर करना है। तब तक आप लोग अपनी बुद्धि से जरा इसे नॉमेनक्लेट करिए, कॉपी में बनाइए जरूर, क्योंकि ये रूल क्लास में बाई चांस बात हुई नहीं। बनाइए, बताइए इसका आपने जो भी नाम रखा, मैंने आपको दे दिया कि भाई इसको आपने नॉमिनेट करना है अपने तरीके से, आपने जो भी सोच समझ के किया होगा ठीक ही किया होगा, जितने रूल आपको बताए गए। माई पॉइंट इज, इसको अब नॉमेनक्लेट जो आपने किया वो आप अपनी कॉपी में रखना। ये सेम एग्जांपल हमारी DPP में है, राइट, 4 में है शायद। 1 2 3 4 5 6, मैं ऐसे नंबरिंग कर रही हूं, आपने जो करी अपने पास रखना। मैं ये नहीं कह रही कि आपने जो करी वो क्या करी, पहले मैं जो कर रही हूं वो सुनो, सही गलत की बात बाद में करेंगे। हमें पता है डबल बॉन्ड को हम एक्सक्लूड करके नहीं चल सकते, डबल बॉन्ड को लोवेस्ट लोकेंट देना है। ये वाली नंबरिंग तो खैर बिल्कुल ही नहीं ठीक थी, क्योंकि आप डबल बॉन्ड मेन फंक्शन को पीछे छोड़ के नहीं चल सकते, उसको आपको इन्वॉल्व करके चलना है। तो इसका तो इससे तो आप ऊपर उठ चुके, ये तो आपको पता है। अब जब मैं ये नंबरिंग करके नाम लिख रही हूं तो समझना क्या लिख रही हूं। आई एम राइटिंग साइक्लोहेक्सीन, तो है ही, साइक्लोहेक्स 1 इन तो है ही, लेकिन 1 6 डाई क्लोरो, साइक्लोहेक्स 1 इन, लेट इट बी। आप लोगों ने क्या नाम दिया है? आपने पढ़ लिया है मैम के साथ। बाकी किसी ने 1 6 के अलावा कोई और नाम दिया है तो? यस, आई वॉज वेटिंग फॉर दिस। 2 3 डाई क्लोरो साइक्लोहेक्स 1 इन। आप कहते हो ये करेक्ट है, नो दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज करेक्ट। आप लगा रहे लोएस्ट लोकेंट रूल, भाई छोटे लोकेंट 2 और 3 इसमें मिले हुए हैं, सम रूल कह लो। लेकिन अगर मैं देखूं 1 + 6 7 होता है, 2 + 3 5 होता है, तो उस हिसाब से आप इसको इनकरेक्ट मानो। नो, एक रूल जो सिर्फ शायद शब्दों में गया, एग्जाम्पल में अप्लाई नहीं हो पाया, वो क्या छूट रहा है? जब आपके सफिक्स को सब कुछ सेम मिल रहा है, आपको पता है यहाँ आपने साइक्लोहेक्स 1 इन लगाना है, सफिक्स पे तो फाइट ही नहीं है, सफिक्स तो एग्जैक्टली सेम है। प्रीफिक्स में आप हमेशा फर्स्ट रेफरल को देखते हो, फर्स्ट लोकेंट का रेफरल अगर सेम आए तब सम रूल पे जाते हैं। तो फर्स्ट रेफरल किसका छोटा है, 1 की 2, 1, तो फर्स्ट पॉइंट रेफरल के नाम से रूल फेमस है।
आप पहले पॉइंट पे रेफरल देखोगे, रेफरेंस देखोगे, दोनों नामों का कौन सा सही सेट बैठेगा वही लगाना पड़ेगा। तो इट इज फर्स्ट पॉइंट रेफरल। तो फर्स्ट पॉइंट रेफरल के हिसाब से ये सही होगा। एक और है आपकी डीपीपी में, मैं वो भी दे रही हूं, अब इसको आप करने की कोशिश करना। उसी उसी हिसाब से प्लीज इसका आप खुद से कोशिश करिए नाम देने की, फिर मैं हेल्प करूंगा अगर अगर आपसे गलती हो रही होगी तो। वरना 1 6 को आप कभी चूज ही नहीं करोगे ओवर 2 3। यू विल ऑलवेज चूज 1 6। उमेद परीक्षित कैमराज ऑन करिए, अक्षिता कैमरा ऑन बच्चा, संपदा कैमरा ऑन। बुकलेट में जो ये है सही है, बाकी तुम्हारी आवाज मेरे कानों तक नहीं पहुंच रही, तो मैं बड़े अच्छे से पता है 2 बार पूछ रही हूँ क्योंकि इस कैबिन में शोर आ रहा है। आई कांट हियर यू व्हाट यू आर सेइंग। बुकलेट हो कोई और, गूगल हो, कुछ हो, सही ये है। ठीक है, अगर बुकलेट में कुछ और है तो करेक्ट कर लेना। आई कांट हियर यू, दैट्स व्हाई आई कांट आंसर योर एग्जैक्ट क्वेश्चन। यस, अर्पिता इसका नाम दीजिए, करिए अनंत कोशिश। हाँ बोलो बच्चा। यानी तुमने 1 इसको दिया है। करेक्ट। क्योंकि आपको जब साइक्लोहेक्स 1 इन दे देते उसके बाद फर्स्ट रेफरल देखना है, आपको 1 इसको देना पड़ेगा। लेकिन आप 1 2 3 तो जा नहीं सकते, वो एक और रूल आड़े आ जाता है, तो आपको मजबूरी है यहां से जाना पड़ेगा। तो इसका 1 5 ही चलेगा। ऑब्वियसली 1 पे जो है वो लिखेंगे, 5 पे इथाइल है तो अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है। 5 इथाइल, 1 मिथाइल एंड सो ऑन। चेक एवरीवन। क्लियर हो गया ये रूल? ये बहुत दिन से अटका हुआ था। यही वो केस था जो मैंने उस दिन क्लास में जब पढ़ा भी दिया था, जब मैं पहले ले रही थी आयनिक इक्विलिब्रियम से पहले जो मैंने लिया था, उसमें ये रूल स्पेसिफाई करना छूट गया था। क्लियर है सबको? ऐसे 2 3 क्वेश्चंस आपको डीपीपी में छोड़ने पड़े थे। चलिए, अब मैं आ जाती हूँ आज के टॉपिक पे, जो इफेक्ट्स हैं। चाहे मैंने हेडिंग ऊपर इंडक्टिव इफेक्ट लिखी है, लेकिन आज 3 इफेक्ट्स हम कवर करेंगे। वो नाम हम बाद में खैर चेंज कर लेंगे, इफेक्ट्स। यानी अब आपके पास बचता ये टॉपिक का मेजर नाम क्या है, यहां से बिल्कुल ही आपको अलग चीज है। अब ये बेसिक से एक लेवल ऊपर उठ गया। अभी तक बहुत बेसिक चल रहा था, इलेक्ट्रोफाइल क्या न्यूक्लियोफाइल क्या, अब ये उससे एक कदम और ऊपर चल गया। एंड दैट इज इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। नाम क्या बताता है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स? ये नाम बताता है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्रिएट होने वाले कुछ इफेक्ट्स। अर्पिता इससे जल्दी फ्री हो, ठीक है? इलेक्ट्रॉन से फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप देखो, आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी दिखते हैं। कौन से होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स बच्चों? लोन पेयर्स, जो बॉन्डेड नहीं होते, नॉन बॉन्डेड। कुछ इलेक्ट्रॉन्स आप देखते हो बॉन्डेड हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड में इन्वॉल्व है, कुछ इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड में इन्वॉल्व है। उन सभी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या कोई इफेक्ट होता है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है? इससे आपको अब छोटा छोटा क्लियर होगा कुछ, तो हमारा टॉपिक आज और अगली क्लास तक कंटिन्यू रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। अगली क्लास आई होप सबको पता है कब है। एवरीवन आई होप गॉट द मैसेज। और अगर किसी के भी टीचर्स ने कहीं और सेम उसी संडे यानी परसों 2 से 4 किसी तरह का भी कुछ रखा हुआ है क्लास और टेस्ट, काइंडली टेल मी, आई विल टेक परमिशन फ्रॉम देम कि वो आपको एग्जाम्प्ट कर दें उससे। अगर किसी के भी 3 4 टीचर्स को तो मैंने बोल दिया, अतुल सर, जशन मैम, अत्री सर, समरीन सर, अगर इनमें से किसी के साथ किसी का है, जानवी मैम, भजन मैम, अगर फिर भी is there any teacher who is keeping anything, I'll request them from my behalf। तो किसी का भी कुछ क्लैश हो तो मुझे आज शाम तक बता दीजिएगा, I'll personally ask them and आई होप वो मुझे मना नहीं करेंगे, क्योंकि पहली बार ले रही हूँ आपका संडे। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी इन एडवांस। मैं संडे लेती नहीं हूँ, मुझे बहुत गिल्ट है, बट लेने की वजह है आपको थोड़ा और टेस्टफुल टाइम इसकी प्रैक्टिस में लग जाए, मिल जाए। क्योंकि पीछे अपने स्कूल एग्जाम्स की वजह से थोड़ा सा हैम्पर किया है अपने इस चैप्टर को, मेरी स्पीड को भी मैंने ही किया है आप लोगों को देख के, कुछ इधर उधर पीसीएम टेस्ट, बट एडवांटेज ही है उससे आप पढ़ ही रहे हो, आपके टाइम नहीं बर्बाद कर रहे। तो आई वॉन्ट टू यूटिलाइज योर संडेज। शायद एक आधी छुट्टी मैं दिसंबर एंड में या जनवरी में आपको दे सकूं।
उस वक्त आप खड़े होंगे, दे दो न्यू ईयर है, तो आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन संडे की, तब अगर आप मांगे शायद तो हम कुछ मैनेज कर सकें। ठीक है बच्चों। सो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में सबसे पहला आता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एक टेम्परेरी इफेक्ट है। टेम्परेरी इफेक्ट का मतलब क्या है? आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपकी ऑर्गेनिक कैसे चलनी है। आपने लिया एक हाथ में ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसका नाम आईयूपीएसी से, दूसरे हाथ में आपने क्या लिया? रिएजेंट। रिएजेंट क्या होता है? या इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल। वो रिएजेंट जाके इसको क्या करेगा? अटैक करेगा। इस रिएजेंट के ऑर्गेनिक कंपाउंड के पहुंचने के वजह से इसमें कुछ इफेक्ट अचानक क्रिएट होता है। यस। अगर रिएजेंट की वजह से कोई इफेक्ट क्रिएट हो रहा है उसको कहते हैं टेम्परेरी। दैट इज टेम्परेरी इफेक्ट। मैं अभी कॉल करवाने वाली थी पनव घर पे, एक दिन और 10 मिनट लेट आए तो घर पे कॉल जाएगा। ठीक है। सो आप ये देखिएगा, किसी भी रिएजेंट के असर में अगर कोई भी चीज हिलनी डुलनी शुरू होती है उसको मैं कहूंगी टेम्परेरी। मतलब एक बॉटल में ब्यूटीन पड़ा है, उसके अंदर ये इफेक्ट नहीं है, जैसे उस ब्यूटीन को तुम HCl के साथ ले आए, टेम्परेरली ब्यूटीन को पता नहीं क्या हो जाएगा, उसको देख के रिएजेंट को कि आ रहा है तैयारी कर लो, तो वो ये तैयारी करता है। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज टेम्परेरी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ व्हाट? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम रिएजेंट। तो क्या होता है? तो यानी कि जैसे कि मैंने एल्कीन लिया, मैं वही एग्जांपल लूंगी जो मेरे इस साल और अगले साल मेरे को रिएक्शंस में मिलने हैं। आपने कोई भी एल्कीन लिया, सपोज ब्यूटीन था, इथीन था, जो भी था, उसको आप एक रिएजेंट का अटैक करवाते हो। किसका? इलेक्ट्रोफाइल का। एक इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट जब इसको अटैक करने जाएगा, बच्चों देखो अब लास्ट क्लास का अब यहाँ पे क्या एडवांटेज है, क्यों मेरे को एक सीक्वेंस फॉलो करनी है। ये क्या प्रूफ होगा? न्यूक्लियोफाइल। जो लोग नहीं थे लास्ट क्लास में, लेक्चर नहीं लगाया, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का अड्डा, नेगेटिव सेंटर। तो ये चार चार इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन्स का अड्डा, ये नेगेटिव सेंटर ही है, तो इलेक्ट्रोफाइल इसकी तरफ तो अट्रैक्ट होगा। ये तो डेस्टिनी है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल ने आके मिलना ही मिलना है। तो इस इलेक्ट्रोफाइल को देखते ही ये डबल बॉन्ड क्या करेगा? इसका वेलकम। वेलकम करेगा। इलेक्ट्रोफाइल क्या लेके आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज। केमिस्ट्री में पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन पेयर का, इलेक्ट्रॉन का कम होना। इसका एक इलेक्ट्रॉन किसी ने छीन लिया, और एक और तो चाहिए ही होता है बॉन्ड बनाने के लिए, पेयरिंग के लिए। तो ये वहां किस उम्मीद में जा रहा है? मुझे एक बॉन्ड पूरा मिल जाए, मुझे दो इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएं, एक मेरा हो जाए, एक सामने वाले का हो जाए, हम लोग मिलके बॉन्ड बना लें। इसकी इस उम्मीद को पूरा करने के लिए इस डबल बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा? पाई बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। अच्छा, पाई बॉन्ड वैसे ही तैयार है, ले भाई लाओ, मेरे को क्या प्रॉब्लम है, और एटम्स आ जाएंगे। इसको देखकर, इस रिएजेंट को देखकर अब मैं एक एरो बना रही हूं। उस एरो से आपको पता लगेगा मैंने क्या किया। पाई बॉन्ड इस रिएजेंट को एकोमोडेट करने की खुशी में एरो इधर कर देगा। एरो का मतलब क्या है? पूरा का पूरा पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया। अगर पूरा का पूरा पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, क्या चल रहा है बेटा? एक बार और मुझे तुम्हारा नाम लेना पड़ता है तो मैं क्लास से बाहर जाऊंगी या तुम जाओगे। ठीक है। यहीं पे रहिए केशव, अगर ये आपको डिस्टर्ब कर रहा है या आप पे काबू नहीं हो रहा तो अलग बैठ जाओ। सो पाई बॉन्ड अगर एक साइड पे जा रहा है, उसके एक साइड पे जाने का मतलब क्या है? क्या मैं अभी अभी के लिए ये लिख सकती हूँ पक्का इस पे फिर तो नेगेटिव चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज क्या है? मतलब पूरा का पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी एक पे चला गया, इससे छीन लिया गया इसका एक इलेक्ट्रॉन। अभी पॉजिटिव नेगेटिव में डिलीट करूंगी, लेकिन आप इमेजिन कर पाओगे एरो की टेल पे हमेशा पॉजिटिव बनता है, एरो का हेड मतलब हमेशा नेगेटिव। तो अगर मैं उस बात को ध्यान रखूं, तो रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल को देख के ये पूरा का पूरा पाई बॉन्ड किस पे शिफ्ट हुआ? किसी एक कार्बन पर। This effect of shifting a pi bond completely from a bond to a attached atom is called as electromeric effect. इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए बस, और कुछ भी नहीं। अब अगर मैं पूछूं, मैंने आपको ये कीटोन दे दिया या एल्डिहाइड, लास्ट क्लास में याद हो मैंने एल्डिहाइड कीटोन को लेके कुछ एक्सप्लेन भी किया था, बट नहीं भी याद हो वो 12th का है, मैं सिर्फ इतनी बार एक बात को बोलती रहूंगी कि आपको पता लग जाए। अब मैंने ये लिया, सबसे बड़ी बात, मुझे मेरी क्लास बताए जो लोग लास्ट क्लास में थे या जिन्होंने रिकॉर्डेड देखा या जिन्होंने ऑनलाइन लगाया, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है कि न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है? गुनीश, दक्ष, ध्रुव, की बोथ, की नीदर?
न्यूक्लियोफिलिक है, ओके। तो न्यूक्लियोफिलिक पे न्यूक्लियोफिलिक तो नहीं आएगा। बोथ। तो जिनसे बोथ आंसर आ रहा है वो पढ़ रहे हैं, और जिनसे नहीं आ पा रहा आंसर वो अभी भी स्कूल एग्जाम्स के हैंगओवर में हैं शायद। आई थिंक इस संडे के बाद से वो मेरे साथ जुड़ जाएंगे। दिस इज व्हाट जीओसी इज। अगली क्लास में पिछला पूरा आएगा, नाउ ऑनवर्ड्स। अगले साल ये पूरा आएगा। उस वक्त आप 14 लेक्चर जीओसी के रिकॉर्डेड नहीं देख पाओगे किसी भी टीचर के। आप जीओसी, आप यूट्यूब पे जाइए, पूरा जीओसी 15 से 16 लेक्चर्स के अंदर मिलेगा, और पूरा जीओसी ही एक साथ किया जाता है। आप उसको चूज नहीं कर सकते कि मैं इतना कर लूं इतना कर लूं। तो प्लीज यूटिलाइज नाउ 3-4 डेज इन डूइंग बैकलॉग, जिनका भी छूटा हुआ है। ये थे बोथ। कैसे बोथ थे भाई? इसका तो पाई बॉन्ड टूटना ही है, और पहले इनमें बंटवारा हो रखा है। हम कुछ ऐसा करेंगे, तो हम कुछ ऐसा करेंगे, किसी के आने पर कोई हमको अटैक करेगा तो हम अपने पाई बॉन्ड को इधर ले आएंगे। पाई बॉन्ड को जब पूरा इधर ले आएंगे, लास्ट क्लास में मैं इलेक्ट्रोमेरिक वर्ड नहीं बोल पा रही थी, आज बोल दूंगी। जब पाई बॉन्ड को मैं पूरा इधर ले आऊंगी, इस पे क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव। इस पे क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो ध्रुव इस पे कौन है? बोथ। इसके पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भी है और इसके पास न्यूक्लियोफिलिक सेंटर भी है। अब अगर मैं इसको न्यूक्लियोफाइल दे रही हूं, ये एग्जांपल मैंने लास्ट क्लास में केसीएन एचसीएन के साथ लिया था। अब अगर मैं इसको न्यूक्लियोफाइल से अटैक करा रही हूं, आप देखते ही बता दोगे इस न्यूक्लियोफाइल के चक्कर में इसका पाई बॉन्ड टोटल शिफ्ट होगा। वो तो पहले ही डिसाइडेड है किधर शिफ्ट होगा। और ये न्यूक्लियोफाइल किसके पास जाके जुड़ेगा? इलेक्ट्रोफाइल के पास। कार्बन पे जुड़ेगा, राइट, लेकिन और अच्छा बोल दो, इलेक्ट्रोफाइल के पास। इसकी तो डेस्टिनी तय है। अगर मैं इसको देती इलेक्ट्रोफाइल, तो वो कहां जाता? न्यूक्लियोफाइल यानी ऑक्सीजन के पास। यही अगले साल का रिएक्शन होगा। इतने आसान रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन के, उसको मुश्किल लगते हैं जिसने जीओसी नहीं करा। अगले साल हम आपसे पूछने वाले हैं भाई एचसीएन कीटोन पे कैसे अटैक करेगा। आप सीधे बोलोगे कीटोन में दोनों सेंटर है जी, इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक। यहां से इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा, वो किस पे जाके जुड़ेगा? न्यूक्लियोफाइल पे। यहां से न्यूक्लियोफाइल निकलेगा, वो किस पे जाके जुड़ेगा? इलेक्ट्रोफाइल पे। आपको अगले साल पता होना चाहिए कीटोन कैन बिहेव एज बोथ इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स, रेदर नॉट बिहेव, इट ऑफर्स बोथ। ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भी ऑफर कर रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर भी, और आने वाला तुम जो मर्जी दे दो जुड़ जाएगा इस पे। ठीक है, तो ये आपके पास, ज्योति ले लेना किसी पेरेंट का ना हो, तो ये आप लोगों के पास एक सिस्टम सेट हो गया कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है। अब लास्ट चीज, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के लिए दो तरह के इफेक्ट होते हैं इलेक्ट्रोमेरिक। इसी स्लाइड में बता रही हूं, उसको कभी अलग नहीं बताया जाता है। एक होता है प्लस ई, एक होता है माइनस ई। जो ये पहला एग्जाम्पल मैंने दिया है, मेरे साथ साथ अब नोट भी करना बच्चों, वो दिया है मैंने प्लस ई। दूसरा एग्जाम्पल जो दिया है वो दिया है मैंने माइनस ई। मुझे ढूंढ के बताएंगे, आप जुगाड़ लगा के बताएंगे कि प्लस ई और माइनस ई किस बेसिस पे मैंने डिसाइड किया। दोनों रिएक्शन लिखिए, टेम्परेरी है वो लिखिए, और मुझे बताइए ऑन व्हाट बेसिस आई एम सेइंग कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कैन बी क्लासिफाइड इन 2 पार्ट्स। कुछ इफेक्ट होगा प्लस आई, कहीं पर मिलेगा प्लस ई, कहीं मिलेगा माइनस ई। क्या जुगाड़ लगाओगे कि हाँ आपने उसको प्लस ई इसीलिए कहा है और माइनस ई इसीलिए कहा है, इसका मतलब प्लस ई ये होता है, माइनस ई ये होता है। मैं बच्चों का जुगाड़ देखना चाह रही हूँ, फिर मैं भी बताऊंगी। ओके, ये भी एक जुगाड़ है। ओके, यानी कि जो इंटरमीडिएट बना है उसके बेसिस पे, ठीक है, फिर और कोई? तो माइनस ई, ये भी एक जुगाड़ है याद रखने का। ये है हमारे जुगाड़। असली क्या है मैं सोचूं, कोई और एक और चीज सोच पाए तो। एनीथिंग एल्स? यस, कुछ कुछ यहाँ किससे जाके ये किताबी भाषा है पूरी और बहुत टफ। किससे जाके अटैच हो रहा है? दोनों में कार्बन से हो रहा है। यस, एरो जिस साइड, अब देखिए इफेक्ट का नाम क्या है? इलेक्ट्रोमैरिक। इलेक्ट्रॉन ने घूमना है, तो मेरा रेफरेंस अगर इलेक्ट्रॉन ही हो तो मेरे को क्लासिफाई करना, तो मैं कैसे करूंगी? जिस एटम पे, देखते यहीं रहना, सुनते मेरा रहना, मैं देख के नहीं बोलना चाह रही कि मेरा इन्फ्लुएंस ना आए। मैं आपको किताब की डेफिनेशन, एनसीईआरटी की डेफिनेशन दे रही हूं।
जिस एटम पर पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हुआ है, अगर आने वाला रिएजेंट उसी पे लग रहा है तो प्लस, और जिस एटम से इलेक्ट्रॉन पूरा गया है आने वाला रिएजेंट उस पे लग रहा है तो माइनस। लिसन अगेन एंड चेक। जिस एटम पर एरो का हेड जा रहा है, जिस एटम पे पूरा का पूरा पाई बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, अगर उसी एटम पे रिएजेंट आके जुड़ रहा है तो इट इज प्लस ई, अदरवाइज इट इज माइनस ई। चेक, दिस इज बुकिश डेफिनेशन। कि जिसपे पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर गया, बड़ा अंडरस्टूड है यार, जिसपे इलेक्ट्रॉन पेयर जाएगा उस पे नेगेटिव चार्ज होगा, और उस नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ेगा। अब आप ये देखिए, मैं अब इसमें जोड़ ही इलेक्ट्रोफाइल रही थी, तो उसने तो आना ही इस पे था, तो ये तो है ही प्लस सी का। और मैं इस न्यूक्लियोफाइल दूंगी, बड़ा ऑब्वियस है, न्यूक्लियोफाइल कहां जाके जुड़ेगा? न्यूक्लियोफाइल वहां जाके जुड़ेगा जिससे छीना जा रहा है बड़ी ऑब्वियस सी डेफिनेशन। लेकिन अगर आपको एसर्शन रीजन स्टेटमेंट्स में मिलती है ये बात, तो आप ये नहीं कह सकती ये कोई बात हुई भला। यस, है बड़ी अटपटी सी बात, वेरी ऑब्वियस। आप लोग जो बोल रहे थे वो भी बड़ा ऑब्वियस ही था। तो इसकी यही डेफिनेशन है, लिखिए इसको। आई होप प्लस ई माइनस ई आ गया होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इससे ज्यादा लाइफ में मैंने नहीं देखा कहीं कुछ पूछा गया हो, कहीं कुछ यूज किया गया। बस इतना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट लिखते ही अगली हेडिंग डाल लीजिए, इंडक्टिव इफेक्ट। और जो लोग लेट आए हैं वो लोग डीपीपी लीजिए। आज की डीपीपी शायद पूरी ना हो पाए, लेकिन काफी हो जाएगी। वो डिपेंड करेगा क्लास के एंड तक हम कहां पहुंचते हैं। अब आगे मैं जो भी पढ़ा रही हूं आप लोग मेरे साथ साथ नोट कर रहे हैं, क्योंकि जब इंटरेक्शन वाली स्लाइड आएगी उसमें आप तभी इंजॉय कर पाएंगे जब आपका ध्यान नोट करने के बजाय मेरे ओरल आंसर्स में रहे बहुत क्विकली। ठीक है? सो अगला इफेक्ट आपके पास इसके बाद आ रहा है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट हेडिंग लिखिए और उसके आगे लिखिए ये परमानेंट है, कि अगर एक बॉटल में बंद कर, हाँ जी सर, नहीं बिल्कुल पूरा नहीं है वो, मैंने बस ये जोड़ना था, ई ऐसे लिख दिया बस, वो अब तुम कर ही लोगे खुद। अब आपके पास अगला इफेक्ट आता है, मेरे हिसाब से आप सबने ये बना लिया होगा जो बोर्ड पे है। अगला इफेक्ट आपके पास आता है इंडक्टिव इफेक्ट, उसके आगे लिख लीजिए परमानेंट। परमानेंट मतलब ये इफेक्ट हमेशा रहता है किसी कंपाउंड में, उसको इंतजार नहीं रहता कि कोई रिएजेंट आएगा देन आई विल शिफ्ट और खिसकाओ माई इलेक्ट्रॉन्स। नो, वो हमेशा एक इफेक्ट ऐसा है जो हमेशा एग्जिस्ट करता है किसी कंपाउंड में। उसको, उसकी एक कैटेगरी कह लो, उसका नाम कह लो इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट आपने कभी नहीं सुना हुआ है, तो अब जब जब मैं लिखने का टाइम दूं मेरे साथ लिखिएगा, अदरवाइज मैं जब जब एक्सप्लेन करूं साथ साथ लिखते जाइएगा। ये सोचिएगा, ये बहुत इजी है, आज सारे इजी इफेक्ट लेके आई हूं। अगर किसी कार्बन चेन के एंड में, उधर बनाती तो शुरू बोलती, इधर मैंने बोलने में एंड बोला है, आप कुछ ही बोल लीजिए, बट जो किताबों की लैंग्वेज है मेरे को वो बोलनी है। अगर किसी कार्बन चेन के एक एंड पर कोई ग्रुप लगा है जी, दैट ग्रुप कैन बी एनीथिंग, राइट? ये ग्रुप कार्बन की चेन पे अपना एक इफेक्ट डालता है, जिस इफेक्ट को बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। क्या है भाई इफेक्ट? नाम तो हो गया। हो सकता है ये ऐसा ग्रुप हो जो सिग्मा बॉन्डेड, पिछले वाला इफेक्ट किस पर था? पाई पर था। सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स की जो डेंसिटी है उसको थोड़ा सा उधर की तरफ खिसका देता है। किसकी तरफ? उधर की तरफ, कार्बन चेन की तरफ। इनऑर्गेनिक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ऑर्गेनिक का इंडक्टिव इफेक्ट डिट्टो सेम है, छोटे छोटे कुछ फर्क हैं, ये वही बात है। पर बोल नहीं सकते यहां आप लोग, लिख नहीं सकते, मैं बोल सकती हूँ क्योंकि मेरे को दिमाग में घुसाना है। कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जो कार्बन चेन को स्लाइट, पार्शियल, बहुत थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पास ऑन कर देते हैं, पंप कर देते हैं। द ग्रुप पंप्स इट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स कार्बन थ्रू सिग्मा बॉन्ड, थ्रू सिग्मा बॉन्ड। जो भी इसके क्लास नोट्स होंगे, आप चाहे जेई एडवांस के क्वेश्चन उठाइए चाहे ओलंपियाड्स के उठाइए, एग्जैक्ट वही चीज यहां चलेगी कि आप बिल्कुल रिलेट कर सके किसी भी तरह के एग्जाम में। अब ये तो मुझे पता चल गया कि इंडक्टिव इफेक्ट कुछ ऐसा है जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को जरा सा खिसका रहा है। देयर इज नथिंग लाइक टोटल ट्रांसफर। पाई में तो पूरा पूरा ट्रांसफर था, उसके एरो ऐसे होंगे। मैंने यहाँ डबल एरो लगा दिया, अब सिंगल लगाना। अभी चलो डबल लगा भी दिया, कोई बात नहीं, क्वेश्चंस में देखेंगे। डबल लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं।
पहली बात, इट इन्वॉल्व्स ओनली सिग्मा बॉन्ड एंड इट इज परमानेंट इफेक्ट। इसकी वजह से जो आगे मैंने दिखाया है, ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पंप कर रहा है कार्बन चेन को, तो उसकी वजह से वो उस वाले कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी से ही बढ़ा तो रहा ही है, राइट? किस वाले कार्बन पर? जिसके साथ वो अटैच्ड है। तो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्जेस समझ जाओगे, यही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यही था। पता नहीं क्यों इंडक्टिव वर्ड लाए हैं, अभी तक तो यही नहीं समझ आ रहा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चलने देते, एक टॉपिक बचता मेरा, अभी देखते हैं क्यों लाए हैं। तो ये तो आपके पास आ गया। अच्छा, दूसरा इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट नंबर 2, अगर कोई ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ कर रहा है, कौन से इलेक्ट्रॉन? सिग्मा बॉन्डेड शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अपनी साइड पुल कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है। तो अगर ग्रुप, एनी ग्रुप पुल्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवे फ्रॉम कार्बन चेन या अटैच्ड कार्बन थ्रू अगेन सिग्मा बॉन्ड, इस इफेक्ट को कहेंगे, ये ग्रुप का इफेक्ट होता है। ये ग्रुप कौन सी कैटेगरी में डालूंगी मैं? इंडक्टिव इफेक्ट में। ये कौन से वाला है? खींचने वाला। और वो कौन से वाला था? पंप करने वाला। ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, पड़ोसी कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देता है? कम कर देता है। अब दोनों इंडक्टिव इफेक्ट का नाम देना है मेरे को। फिर मैं आपसे जुगाड़ चाहूंगी, इसको प्लस आई क्यों बोला और नीचे वाले को माइनस आई किस हिसाब से बोला? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप की है। ग्रुप पे खुद पे क्या चार्ज आ रहा है, क्योंकि ये मुसीबत क्रिएट किसकी की हुई है? ग्रुप की। ग्रुप पे खुद पे जो चार्ज आ रहा है वही वाला इंडक्टिव इफेक्ट टिका दो जी। इट इज प्लस आई, इट इज माइनस। क्लियर है? प्लस आई माइनस आई इफेक्ट इज क्लियर टू एवरीबॉडी? लिख लिया सबने? ये नहीं लिखा तो अब क्विकली लिखिए, विद इन अ मिनट। सो अब आपके पास इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई माइनस आई आ गया। अब इसको पढ़ा क्यों रहे हो तुम? इसका करना क्या है मेरे को, वो पकड़ते हैं। अब अगर मैं उसको पकड़ूं, इंडक्टिव इफेक्ट की ये टेक अवे क्लास 12th के हर दिन यूज होगा, ये टेक अवे होना चाहिए आपके पास, और ये बता चुकी मैं। दूसरा पॉइंट आज खूब डिस्कस होने वाला है, क्योंकि अभी तक उसको मैंने डिस्कस नहीं किया। ये एक परमानेंट इफेक्ट है, यस। ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है, और 3 कार्बन के बाद ये खत्म हो जाता है। क्योंकि आपने देखा मैंने पार्शियल लिखा, पार्शियल वैसे ही वेरी लेस है, उससे अगले कार्बन पर और लेस, उससे अगले कार्बन पे और भी ज्यादा लेस। 3 कार्बन के बाद ये इफेक्ट मर जाता है, वेनिश हो जाता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। पहले ही कम है और डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे तो नेग्लिजिबल होता जाएगा। इस सब को अभी हम यूज करेंगे। जब तक मैं इफेक्ट्स पढ़ा रही हूं आपको समझ ये नहीं आएगा क्यों पढ़ा रहे हो। जैसे ही अगले लेक्चर्स में मैं स्टेबिलिटी उठाना शुरू करूंगी कार्बोकेटाइन कार्बो एनायन की, तब समझ आएगा अच्छा इंडक्टिव इफेक्ट क्यों पढ़ाया था। तो तब तक आपको ये टेक अवे रखने हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट पहले ही कमजोर है, जरा सा है, पार्शियल, और ऊपर से जितना दूर हो गया वो ग्रुप, अगर मेरे पे कोई ग्रुप अटैच्ड है तो मैं उससे असर में आ रही हूं, मेरे पे माइनस चार्ज है, लेकिन वो ग्रुप मेरे बाद के 3 कार्बन के भी बाद अटैच्ड है, आई एम फ्री फ्रॉम दैट ग्रुप इन्फ्लुएंस, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा मेरे ऊपर उस ग्रुप का। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो 2 कैटेगरी भी आ गई सबके पास। अब कौन कौन से ग्रुप ऐसे हैं जो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिग्मा बॉन्ड के थ्रू खिसका देते हैं विद देयर ऑर्डर? मैं इसमें क्वेश्चन पूछने वाली हूं, पहले ऑर्डर नोट कर लो। और अगर पिछली स्लाइड पे किसी का कुछ रह गया हो तो मुझे बता दो, या आपने रह गया पिछली स्लाइड पे, लो पहले ये नोट कर लो भाई, ये तो बहुत ज्यादा जरूरी टेक अवे है, मेरे को अगले साल भी चाहिए। अब वो ग्रुप्स जो, प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या है? खुद पे प्लस लेना और सामने वाले पे क्या डाल देना? थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज, यानी अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थ्रू सिग्मा बॉन्ड खिसका देना। तो सॉरी, ये कर लो अब नोट, ये भी फिर पीछे छूट जाएगा, जो छूटा है उसको लास्ट में कर लेना, ठीक है? तो वो ग्रुप जो प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं उसका ऑर्डर, मेरे को इसमें एक सवाल पूछना है। लास्ट ईयर का टेस्ट देखो, इस पे क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, और इंटरमीडिएट पे देखो क्या है। जरूरी नहीं लूं, बट एक बार देख लो जी। इस पे सिर्फ फर्स्ट लाइन पे कि मेरे को किस बेसिस पे पता चल रहा है कि वो सबसे ज्यादा खींचने वाला है, सॉरी देने वाला है। प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या है?
ये वो ग्रुप है जो सामने लगी कार्बन, ये जो ये लाइन है ना, इसका मतलब पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, सामने लगी कार्बन चेन को ये अपना इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा देने की कोशिश करेगा। कौन सा इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव मत देख लेना। This effect has nothing to do with pi bond. This effect has nothing to do with free electron. This effect is only to do with what? सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। इसको सबसे आगे क्यों रखा है? इसको क्या जल्दी पड़ी है अपना इलेक्ट्रॉन पेयर, सॉरी शेयर्ड पेयर उधर खिसकाने की? क्योंकि वो ऑलरेडी अपने नेगेटिव चार्ज से दुखी है। चार्ज स्पीशीज नेचर में कभी एक्सेप्ट नहीं होती, एप्रिशिएट नहीं होती, स्टेबल नहीं होती, एग्जिस्ट नहीं कर पाती। इसकी तो एग्जिस्टेंस पे आ गया तो ये जो मर्जी कोशिश कर सकेगा करेगा। तो इसकी पहली कोशिश क्या होगी? चलो साथ में कार्बन लगा हुआ है, इसको अपना थोड़ा सा सिग्मा बॉन्ड खिसका दो, थोड़ी सांस आ जाए मुझे। तो इस तरह से आप देखेंगे सबसे कम खिसकाने की टेंडेंसी एच की क्या है? अपने पर पॉजिटिव चार्ज लेने की एच में है, बाकियों में ज्यादा है। उनकी जरूरत दिख रही है आपको, उनकी मजबूरी दिख रही है। तो ये ट्रेंड आपको हर वक्त याद रखना है। सबसे मुश्किल है ये चीज, अगली 2-3 स्लाइड इसी पे चलेंगी। सबसे ज्यादा क्वेश्चन बैंक की कवरेज। हाँ जी बोलिए अनंत। टी क्या है या डी क्या है? मैंने टी नहीं लिखा, डी लिखा है। बताएं बच्चे डी क्या है? ड्यूट्रियम। हाइड्रोजन के आइसोटोप होते हैं। हाइड्रोजन का एक आइसोटोप खुद हाइड्रोजन, दूसरा ड्यूट्रियम, तीसरा ट्रीटियम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम पहला लेक्चर मैंने पहले लेक्चर में कराया था ये। चलिए कोई बात नहीं। अब कंपैरिजन, इसमें आपका इंटरेक्शन बनेगा। मेरे से समझने सुनने के बाद आप लोग मुझे एक अच्छे क्वेश्चन का जवाब देंगे जो अगली स्लाइड्स पे तैयार पड़ा है, और इंडक्टिव इफेक्ट को हम क्लोज करेंगे। कंपेयर प्लस आई स्ट्रेंथ। अभी तो मैंने प्लस आई की ही लिस्ट लिखवाई है, माइनस आई की तो लिखवाई नहीं, इसलिए वो पूछूंगी आपसे। अब मैंने आपको पहले कहा सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक में जगह, अगर मैं फिर से ऊपर के ग्रुप्स दिखाऊं तो ऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा जगह किसने ले रखी होगी? आर ने। तो सबसे ज्यादा आपको अगले साल जो लेके जाना है और अगले चैप्टर्स में वो यही लेके जाना है। कैन वी पीपल रिकॉग्नाइज दिस इज मिथाइल, दिस इज इथाइल? ये मिथाइल और इथाइल मेरे पास मौजूद हैं, और इन मिथाइल इथाइल ग्रुप्स में किसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा? जैसे जैसे चेन की लेंथ बढ़ती जाएगी, कार्बन का नंबर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन खिसकाने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी, प्लस आई इफेक्ट ताकतवर होता जाएगा। तो ब्यूटाइल और प्रोपाइल में कोई मेरे से पूछे किसका प्लस आई ज्यादा होगा? ब्यूटाइल का। हेक्साइल और मिथाइल में कोई पूछे तो किसका ज्यादा होगा? हेक्साइल का। तो ये आपकी कॉपी में आना चाहिए। ऊपर वाला ट्रेंड तो मैंने खुद लिखने को दिया आपको, आपने लिखा। ऐसे ही सेकंड वाला पॉइंट जो है, देखिए मेरे बताए बिना अगर समझ आ रहा हो। अक्षिता, उम्मीद कैमरा ऑन रखिए बच्चों। ऑनलाइन क्लास की शर्त ही मेरी शुरू में एडमिशन के टाइम ही बताती हूँ कि कैमरा ऑन रखना इज कंपलसरी। हाँ जी मैम, मैं मोबाइल डाटा के थ्रू क्लास लगा रही हूँ तो अच्छा, इसलिए। व्हाट हैपेंड? ओके, पीजी से लगा रहे हो? नहीं मैम, घर से ही लगा रही घर हूँ। से? तो घर पे वाईफाई नहीं है? वो अभी चल नहीं रहा, उसमें रेड लाइट आ रही है। ओके, चलाओ उसको, दौड़ाओ प्लीज। क्योंकि लास्ट क्लासेस में भी जब आपने ऑनलाइन लगाया है आपने कैमरा ऑन नहीं किया है। चलो कोई नहीं, आज आपके पापा से बात करते हैं, अपना वाईफाई ठीक कराएं। ऐसे थोड़ी होता है। ऑनलाइन खूब यूज करो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है कैमरा ऑन करके। नीचे मैंने क्या दिया? कार्बन चेन की लेंथ सेम है, अगर आप देखो तो है। प्रिंट ला दो एक। हाँ जो भी है प्रिंट ला दो एक। ये आपके पास क्या है? ब्यूटाइल, 4 कार्बन। ये कोई बताएगा क्या है? सायांश, दक्ष, समीर। आइसो, आइसो क्या होता था? दूसरे नंबर के कार्बन पे ब्रांच। मेरे को तो नहीं दिख रही इसमें दूसरे नंबर पे ब्रांच, ये तो पूरा का पूरा ऐसे है, 1 2 3 4। इसमें तो कोई ना आइसो। आइसो टिकाने से पहले सोचा तो करो यार। लास्ट क्लास में किसी चीज में आइसो की बात हुई थी, मैं पकड़ती रहूंगी जब तक याद नहीं होगा। सेकेंडरी ब्यूटाइल, वंडरफुल आंसर, गुड। जिनके भी आज आंसर आ रहे हैं ना, वो बोथ वाला और ये, वो पहली 4 डीपीपी कर चुके हैं या घुस चुके हैं, पूरी हुई या नहीं हो, घुस चुके हैं। ये आंसर उन्हीं के आएंगे, आपको दिख जाएगा अब। समीर अब डीपीपी पूरी करिए प्लीज, ठीक है? ये डीपीपी पूरी करने पे ही आएगा, ऐसे सुनने से नहीं आएगा, ऐसी चीज है नहीं।
दूसरा अब कहीं मौका लगेगा आइसो लाऊंगी थोड़ी देर में, बट ये समझ लो सेकेंडरी कार्बन से अटैच्ड है तो वो सेकेंडरी ब्यूटाइल है। आइसो तब आता है जब अटैचमेंट वाला कार्बन प्राइमरी हो। इतना ही डिफरेंस ले जाओ आगे, आइसो पहचान में ना आए, कम से कम ये पता लग जाए आइसो ये है नहीं, पता नहीं क्या है लेकिन ये आइसो नहीं है। ठीक है, टुकड़ों में करो कोई चीज नहीं आती तो। सो दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल। इसको क्या बोलूं? टर्शरी ब्यूटाइल। तो सेकेंडरी आया तो मुझे फायदा हो गया ना, टर्शरी भी आ गया। अच्छा, तीनों में कार्बन चेन क्या है? बराबर चार 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 कार्बन। मेरे पास इशू ये है किसका आई इफेक्ट ज्यादा होगा। आई होप वी ऑल आर एबल टू सी वन थिंग, दैट इज पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ये है, अगर ये ब्रांच जाके जोड़ रही है, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी प्लस आई भी बढ़ता जाएगा। नोट करने में स्पीड रखिए क्योंकि मैं बोलने में स्लो जा रही हूं। नोट करने में इसको स्पीड में लेके आइए। चल सकता है ज्योति मैम, ये थोड़ा ज्यादा इजी है, उड़ा देंगे ये लोग इसको। चलो देखती हूं मैं। हम्म, आ गया सबके पास? अब जो भी सवाल है रुक जाना उसके लिए। लेकिन आपको मैं बता दूं, इन तीनों में जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती गई वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ता गया। तो ऑर्डर इज दिस। ऑर्डर ये मिला किसका? प्लस आई इफेक्ट का। वो नीचे मैंने लिख ही दिया, ऑब्वियस हो गया। अब अगर कोई ऐसा केस दे दिया जाए, ये सारे मेरे वो जो हैंड रिटन मैं आपको देने वाली हूँ, आज तो अपलोड करा ही दूंगी, उस सब में ये सारे एग्जाम्पल और ज्यादा होंगे। मैंने चार एक से वहां दे दिए, यहां उन चार में से एक ही उठा लिया, एक टेस्ट के लिए रख लिया, एक आगे किसी टाइम के लिए रख लिया, बट सिमिलर होंगे। तो उसमें यहां अगर मैंने चार एग्जाम्पल कराए हैं तो वहां 10 होंगे, फर्क ही होगा, सिमिलर टाइप के, रिपीट रिपीट। तो आज से आप उस नोट्स को पकड़ सकते हैं। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल भी जरूर देखिएगा। अब इसमें देखो तो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट समझ आ रहा है मेरे को। और मैंने कार्बन चेन दबा के लंबी रखी, गिनो भी मत, दिख रहा है इसमें ज्यादा कार्बन है इसमें कम है। एक में कार्बन ज्यादा है एक में ब्रांचिंग ज्यादा है, चेक। इसमें कितनी ब्रांचेस हैं? टू। और इसमें पॉइंट ऑफ अटैचमेंट पे कितनी ब्रांचेस हैं? थ्री। जब भी कार्बन नंबर और ब्रांचिंग में कंपैरिजन हो, एक फैक्टर हमेशा डोमिनेट करेगा, और वो कौन सा है? देखिएगा, ब्रांचिंग। क्योंकि ये तीन तीन अपना खिसका रहे हैं भाई, ये तीन तीन अपना खिसका रहे हैं इधर। तो इस वाले पे तो प्रेशर तीन साइड से ये ज्यादा खिसकाएगा, प्लस आई इफेक्ट, सामने वाले को ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पास ऑन करेगा। तो यहां पर सिर्फ दो दे रहे हैं। सो एनीवेज, कोई कम कोई ज्यादा आप इस पे नेगोशिएट ही नहीं कर सकते। वेन एवर देयर इज अ चॉइस बिटवीन ब्रांचिंग की कार्बन चेन, कौन डोमिनेट करता है? ब्रांचिंग। कार्बन चेन में आप देखिए मैंने ऑलमोस्ट डबल बना दिए इसमें, कि कोई ये सोचे एक या दो कार्बन ज्यादा है इसलिए इग्नोर कर दिया, मैंने डबल बना डाले, शायद उससे भी ज्यादा, ताकि आपको कभी डाउट ना आए। तो एक क्वेश्चन में प्रैक्टिस के लिए दे रही हूं, पिछले 3 सालों 4 सालों से सेम है मेरे एग्जाम्पल्स। मेरा तजुर्बा है ये बच्चे बता देते हैं। अगर ये बता देते हैं तो 2 साल के लिए मेरा इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई दोबारा नहीं लेना, अगर आप ये बता देते हैं। टेक योर टाइम, नोट इट, गिव मी आंसर, नो हरी। आई होप सभी लोगों को एक बार और कंफर्म कर दूं, संडे को 2 से 4 आप लोगों ने यहाँ ऑफलाइन क्लास के लिए आना है। कोई रिवीजन नहीं है, कोई एक्स्ट्रा एज नहीं है, रूटीन क्लास है। आप जवाब देंगे, इसमें अरेंज करिए प्लस आई इफेक्ट, और जब भी ऑर्डर्स लगाने आए खासकर ऑर्गेनिक में, आप पकड़ लो या सबसे ज्यादा वाला या सबसे कम वाला, एक आंसर तो सही आ जाए। करो कोशिश, अर्पिता, पनव, गुनीश। सबसे ज्यादा या सबसे कम, जो पसंद आए उठा लो। अभी तेज। हाँ अनहर। सबसे ज्यादा नंबर 4। ओके, 4 इज गुड कॉल। बट 6 अगर देखो उसमें भी 3 ब्रांचेस हैं, तो जिन जिनमें ब्रांचिंग सेम है फिर उसमें किस पे जाओगे?
तो सबसे ज्यादा आया 6। अर्पिता सबसे कम बताओ अब। 1। छोटा भी और ब्रांचिंग भी खत्म है ही नहीं। तो सबसे कम तो 1 आया, सबसे ज्यादा 6 आया। बीच वाले भर दो जिनके नाम लिए थे, कोई तो बताओ। हाँ, 6 4 5 3 2 1। जब तक क्लियर कट आपकी कॉपी में लिखा ना हो, दिस डोमिनेट्स ओवर दिस। आ गया सबके पास आंसर? सब लोग मेरी शक्ल देख रहे हैं तो आ ही गया है। चेक, दिस इज माय आंसर। जो मेरे को उम्मीद थी एज पर माय लास्ट 3 4 इयर्स एक्सपीरियंस, ये दे देते हैं बच्चे। तो अगर मैं स्लो चल रही हूं ना, तो मान के चलना, इसलिए चल रही हूँ कि मेरे को वो टॉपिक परमानेंट क्लोज करना है। वो शुरू के 4 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचने वाले वो हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज है। और पॉजिटिव भी किसके ऊपर है? नाइट्रोजन के ऊपर। नाइट्रोजन का नेचर है उल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तुम उस पे पॉजिटिव चार्ज दे रहे हो, उसको कितना डेस्परेट कर रहे हो, इसको कितना इलेक्ट्रॉन से खाली कर रहे हो, कि मैं हूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो छोड़ो, तुमने मेरे पे पॉजिटिव चार्ज लगा दिया है। इस पे रहा ही नहीं जाने का, इसलिए टॉप ऑफ द सीरीज ये है। बाकी सारे वो हैं जिन पे चार्ज नहीं है। तो जिन पे चार्ज है, ये सारे अमोनिया अमीन फैमिली है, जो आप अगले साल देखेंगे इसके केसेस, ये सारी अमीन फैमिली है। टर्शरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, प्राइमरी अमीन, सारी वो फैमिली है ये। इन पे तुमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, इनके नेचर को अलाउ नहीं किया, अलाउ छोड़ो उसके अगेंस्ट चार्ज दे रखा है। तो इनसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने वाला माइनस आई इफेक्ट, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचने वाला इलेक्ट्रॉन तुम्हें वो नहीं मिलेगा ग्रुप। तो ये सबसे टॉप पे है। उसके बाद बिना चार्ज में, मतलब जो जो इस स्लाइड से टेक अवे है फॉर माय रेस्ट ऑफ द लेक्चर्स एज वेल एज फॉर क्लास 12th, यहां का टेक अवे ये है। सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट कौन दिखाते हैं? ठीक है, पॉजिटिव चार्ज वाले तो दिखाते ही, वो देंगे ही नहीं हम कंपैरिजन में, वो तो सबको पता होता है। ये मेरा टेक अवे है प्लस। अच्छा, हेलोजन तो पता ही है, इलेक्ट्रोन मतलब वो तो इनऑर्गेनिक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी निकाल लू मैं, कि फिनाइल रिंग और आपका एल्कीन और एल्काइन क्यों ना खींचे? एसपी हाइब्रिडाइज है भाई। ये मैं किसी और तरीके से पहले लेक्चर में ही करा चुकी हूँ। एसपी हाइब्रिडाइज कार्बन तो इलेक्ट्रॉन खींचे गई। वहां हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के नाम से पढ़ रहे थे, यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट के नाम से पढ़ रहे हैं, बस फर्क इतना है। तो आई होप सबके पास आ गया ये। ठीक है, क्लियर है? चलिए नाउ, ये आपके पास आया माइनस आई इफेक्ट। अब पहला इफेक्ट मैंने कराया, कुल मिला के आपको 4 इफेक्ट पढ़ने हैं। अगले इफेक्ट में अभी तक पढ़ा क्यों नहीं सकती, मेरे को एक ना एक एग्जाम्पल चाहिए। इंडक्टिव में भी मेरे पास देने को एग्जाम्पल खास नहीं था, किसको लगाना किधर है। तो पहले मैं आपको बनने वाले 5 इंटरमीडिएट्स आज इंट्रोड्यूस करूंगी, फिर उसमें दिखाऊंगी कि इंडक्टिव इफेक्ट का यूज क्या था। फिर दूसरा इफेक्ट लेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन आज खत्म नहीं हो पाएगा, और डीपीपी में हाइपर कॉन्जुगेशन है, तो जितना हो पाएगा उतना आप करेंगे। फिर संडे की क्लास में हाइपर कॉन्जुगेशन खत्म करके हम किस पे जाएंगे? रेजोनेंस पे। तो ऑल इन ऑल, ये नोट मत करना जो मैं लिख रही हूं, ऑल इन ऑल वी हैव इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। फर्स्ट इंडक्टिव, राइट। और इंडक्टिव के अलावा एक और मैं कर चुकी हूं, नंबरिंग अलग हो जाए चाहे, इलेक्ट्रोमेरिक। तीसरा आज स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन। और चौथा संडे को स्टार्ट होगा, दैट इज रेजोनेंस, जिसका बेसिक आपको आता है केमिकल बॉन्डिंग में। तो आपके पास कुल मिला के ये 4 इफेक्ट्स हैं। ये 4 इफेक्ट्स होते ही जीओसी पार्ट 1 के लिए मुझे 2-3 लेक्चर चाहिए बस, क्योंकि इसी के सहारे बाकी की पूरी ऑर्गेनिक इसी के सहारे होनी। इसके बाद हम चाहे 12th का कोई चैप्टर उठा लें, चाहे 11th का, हो जाएगा। तो ये 4 इफेक्ट करने, जिसमें से 1-2 हो गए, तीसरा चल रहा है, शायद कंटिन्यूएशन में जाए, शायद आज ही हो जाए, डिपेंड करेगा। तो अब इन सारे इफेक्ट्स को मैं ऐसे ही पढ़ा नहीं सकती बिना इनकी एप्लीकेशन बताए। तो इनकी एप्लीकेशन में लगा पाऊंगा, हाइपर कॉन्जुगेशन वरना कुछ नहीं समझ आएगा। इनकी एप्लीकेशन बता पाऊं, इसके लिए मुझे अब आपको कहां लाना है? इंटरमीडिएट्स पे। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया नॉमेनक्लेचर, रिएजेंट हो गया इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल लास्ट क्लास में। अब जब ये दोनों अटैक करेंगे तो टेम्परेरी क्या चीज बनती है? रिएजेंट। आपका सिलेबस 5 रिएजेंट देता है। एनसीईआरटी वाले बच्चों को अभी बता दूं, ये दोनों ना 11th में है ना 12th में है।
आपके सिलेबस में सिर्फ 3 रिएजेंट्स हैं, बट जेई नीट में दबा के हैं 5। तो अब अगर आप देखिए, सिर्फ नाइट्रीन नहीं है खास, लेकिन जितना भी है नाइट्रीन पे एक ही लाइन है, वो करेंगे जरूर। इंटरमीडिएट का मतलब सबको पता है, 2-3 बार बता चुकी हूँ, रिएक्शन के बीच में बनना, राइट, उसको कहते हैं इंटरमीडिएट। कार्बोकैटायन क्या होता है, चेक, इसका भी मैं काफी आपको इंट्रोडक्शन दे चुकी हूं। अगर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको कहते हैं कार्बोकैटायन। तो अब मेरी हेल्प करना जरा, आप लोग बताइएगा, इनका तीनों कार्बोकैटायंस को, चारों को, क्या मैं कुछ क्लासिफाई कर सकती हूँ देख के? कार्बोकैटायन क्लासिफाई करने हैं, अब एल्काइल चेन्स ग्रुप नहीं है, ऑल आर इलेक्ट्रोफाइल्स। क्लासिफाई करने का मतलब है क्या इनको किसी कैटेगरी में दिख रहा है, बट सकते हैं? इट इज प्राइमरी, इट इज सेकेंडरी, इट इज टर्शरी। तो कार्बोकेटाइन, अगर एनसीईआरटी के हिसाब से चलूं, व्हाट इज कार्बोकेटाइन, जिस पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो उसको कार्बोकेटाइन कहते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कार्बोकेटाइन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। इसको मैं प्राइमरी भी नहीं बोल सकती, क्योंकि ये फर्दर एक भी कार्बन से जुड़ा नहीं है। इसको हमेशा अलग से दिया जाता है हर जगह, मिथाइल कार्बोकेटाइन। तो ये कार्बोकेटाइन का मतलब होता है, मैंने एक दिन पहले भी बोला था, ये है हीरो ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर मैंने 400 रिएक्शन पढ़ने तो 399 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनेगा। ठीक है। सो अब अगर मैं इस पे जाऊं, कार्बोकेटाइन पे, मेरा मोबाइल म्यूट कर दो या वहां रखा हो, ये मुझे डिस्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। सो अब इसके आगे अगर मैं चलूं, जो आप लोग देख कर मेरे को बता सकते हैं, क्योंकि मैं आपको होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक फिशन में करा के आई हूं। चेक, कोई भी ऐसी चीज जो मैंने नहीं कराई तो मुझे बताइए, आई एम वेटिंग। कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। क्यों? कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब हेट्रोलिटिक फिशन हो, कोई चीज शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके चली जाए, और कार्बन पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब क्या है, अब उसके वैलेंस शेल में बचे 3 ही इलेक्ट्रॉन। अंशिका यही है आप? और वो 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं, 3 और चीजों के साथ एक एक बॉन्ड बना लेंगे। तो इस वजह से इनका तो 6 ही इलेक्ट्रॉन्स का है कलेक्शन, सिक्सटेट है। तो कह सकते हैं लुईस एसिड है, यस। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, खींचेंगे, दे आर लुईस एसिड्स। कैटायन जिनमें डेफिशिएंसी हो वो तो लुईस एसिड्स हैं ही। तो sp2 है, क्योंकि आपको पता है लास्ट टेस्ट में भी आपको प्लेनैरिटी का क्वेश्चन दिया, अब जीओसी में बता के नहीं दिया जाएगा क्या है। ये कभी भी कुछ भी कोई चीज खड़ी हो जाएगी किसी भी रिएक्शन में, इसमें ये प्रोडक्ट नहीं बना, क्यों नहीं बना? प्लेनैरिटी नहीं थी। बताओ, अच्छा प्लेनैरिटी भी सोचनी थी, यस। तो ये चीजें हर वक्त साथ चलेंगी, ये प्लेनर है। पूरा अगले साल मैं बताती रहूंगी बच्चों, इसमें इंटरमीडिएट बना कार्बोकेटाइन, आपको पता है ये प्लेनर है। आने वाला न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी अटैक कर सकता है, आने वाला नीचे से भी अटैक कर सकता है। प्लेनर वर्ड तो आपको लेके चलना है साथ, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज मतलब प्लेन में आ गया। इट इज फॉर्म ड्यू टू हेट्रोलिटिक फिशन, परफेक्ट। इसका सिक्सटेट है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये लुईस एसिड है, वो भी हो गया। अपने चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए, चार्ज स्पीशीज नेचर में बहुत परेशान रहती है, एग्जिस्ट नहीं करती, उसको स्टेबिलिटी के पीछे भागना है। तो एक ही तरीका है उसके पास, पॉजिटिव चार्ज को क्या कर दो, डीलोकलाइज, फैला दो, आसपास वालों को दे दो, कुछ भी करके, कैसे भी करके दे दो, कोई तो ले लेगा। मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज इज अ पेन एंड आई वांट टू गेट रिड ऑफ इट। तो इसकी लाइफ का मोटो एक ही होगा कार्बोकेटाइन का, प्लीज टेक माय चार्ज एंड अलाउ मी टू बी स्टेबलाइज। इसी पे हैं अगले इफेक्ट्स। तो मेरे को कार्बोकेटाइन क्यों कराना पड़ा? मैं हाइपोकॉन्जुगेशन करा नहीं सकती, एक एग्जांपल तो लूंगी हाइपोकॉन्जुगेशन का, वो इसी का लेना पड़ेगा। क्लियर? एंड आई होप जितना स्लो मैं चल रही हूं इट्स नोटेड ऑल्सो। यहां पर मैंने एक चीज नहीं बनाई, जो मैं वेट कर रही थी कोई तो टोकेगा, अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल मैंने नहीं शो किया। आप चाहें तो इस, थोड़ा सा अजीब बन गया, इसको शो करिए, क्योंकि कल को आप लोग तब क्लियर होते हैं जब अपने आप को फोर्स करते हैं सारी इंफॉर्मेशन के लिए। भाई वेकेंट पी ऑर्बिटल तो दिखाओ, जिसकी वजह से लुईस एसिड है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल है, वो तो दिखाना बनता है ना बच्चों। तो इसका एक पी ऑर्बिटल खाली है। किसी को लगे कि यहां मेरा नहीं काम चल रहा है, मेरे को नहीं इससे समझ आ रहा है, तो प्लीज इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी बना लो साइड में। तुम्हारी कॉपी है, किसने देखनी है? तुमने खुद ने बस। ये वेकेंट है, दिस इज कार्बोकेटाइन, सारा क्लैरिटी इसी से आ जा रही है, केमिकल बॉन्डिंग से। तो ये मेरा कार्बोकेटाइन था। अब तुम लोगों की कॉपी में मेरे बिना बताए कार्बो एनायन बनना चाहिए सामने।
एनीवेज पहले मैं देख लूं कुछ और तो नहीं है। बना लो कार्बो एनायन, फायदा ही होगा मुझे। बना लो। बिल्कुल इसी तरह से मेरे को कार्बो एनायन चाहिए। आई कम एंड चेक योर कॉपीज, खासकर वो लोग जो रूटीन में लिखते नहीं है। कार्बो एनायन किससे बनेगा? कार्बो एनायन का मतलब कार्बन पर नेगेटिव चार्ज। यहां आप कुछ ही लगा दो जो मना है, किसी ने H लगा दिया, किसी ने Cl लगा दिया, किसी ने O लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, अभी मैंने उसकी परवाह नहीं की। थोड़ा सा लॉजिकल सोचूं तो ऐसी चीज लगाऊंगी जो अपना पेयर इसको देने को तैयार हो। ऑक्सीजन तो कतई नहीं। लॉजिकल अगर मैं सोचूं ऑक्सीजन क्यों अपना पेयर देगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, प्रलय आ जाएगी, आएगी अभी कुछ ही दिनों में वो प्रलय भी लाके दिखाएंगे हम। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज कर क्या रहे हैं हम? ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो बड़ा ही अनस्टेबल है। बस आपकी लैब के अंदर बन गया बन गया, बाहर कमरे में नहीं ला सकते उसको। तो फिर भी अभी वो सब आपको पता नहीं, इसलिए वो गलती माफ है आपकी। इसने पूरा का पूरा अपना लोन पेयर उसको दिया, सॉरी शेयर्ड पेयर कंप्लीटली उसको दिया, टूटा। ये कौन सा फिशन हुआ? हेट्रोलिटिक। उसकी वजह से क्या बना बच्चों? उसकी वजह से बना एक ऐसा कार्बन, और H इज हैप्पी टू हैव पॉजिटिव चार्ज, ये हमेशा याद रखना, H बड़ा खुश है पॉजिटिव चार्ज लेके। तो उसकी वजह से क्या बना? कार्ब पे नेगेटिव चार्ज, कार्बो एनायन। अच्छा कार्बो एनायन बना, तो अब खोल देते हैं इसको। अपने आप को समझाना ऐसे करना होता है, जस्ट लाइक वेरी सिंपल। आपको टफ लगना नहीं चाहिए। जहां कहीं आपको टफ लग रहा है, आपकी अप्रोच टफ है। तो अब इस पे मैं गिनूं कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 तो बॉन्ड है, 6। ये भी तो इसी के सिर पे बैठे हैं ना, ये किसी और पार्टी के थोड़े ही हैं। एक इसका अपना कार्बन, एक इसका हाइड्रोजन का तोड़ के लिया हुआ कार्बन। तो कितने हो गए कुल मिला के? कार्बन बोल रही हूं, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8। इसका ऑक्टेट पूरा है, लेकिन इस पे नेगेटिव चार्ज है। चार्ज स्पीशीज नेचर में स्टेबल नहीं है, फटाक से किसी को देने की कोशिश करेगा, पक्का न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। न्यूक्लियोफाइल वही है ना जो नेगेटिव रिच है। अब आखिरी चीज इसकी हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में मैंने आपको, और वेस्पर में आपको मैंने क्या बताया है? वेस्पर पहले पकड़ लेते हैं, ज्योमेट्री। हाउ मेनी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन? 3 और 1 4। 3 है इसके अंदर बॉन्ड पेयर, और 1 है इसके अंदर लोन पेयर। ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए? टेट्राहेड्रल। ठीक है, टेट्राहेड्रल जो 2 बच्चों की कॉपी में देख के आई, मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूं। भाई कुछ भी करो, मैं नहीं कहती तुम्हारा एंगल 108 दिखना चाहिए, लेकिन जो टेट्राहेड्रल कुछ कुछ ऐसा बना रहा है ना, उसने केमिकल बॉन्डिंग को पकड़ रखा है। और अब तक आपको पता लग गया होगा कौन सा चैप्टर है जहां ये नहीं आ रहा। तो ये टेट्राहेड्रल बनाया आपने, इसमें एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बन जाएगा, इसमें एक और के साथ, इसमें एक और के साथ। देख लीजिए CH3 है। यहां क्या बनाऊं? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज यहां क्या बिहेव कर रहा है? लोन पेयर। तो पहले तो खैर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आई, उसके बाद मैं क्या कहूंगी? इसकी शेप भी टेट्राहेड्रल, क्योंकि ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना हुआ था, हाइड्रोजन इसको छोड़ के गया है, तो ये टेट्राहेड्रल है। हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया, मतलब ये बॉन्डेड था। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन यही है, इसकी sp3 ही हाइब्रिडाइजेशन है। बट हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी, इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है। फिर भी किसी को हाइब्रिडाइजेशन समझना हो तो वो ऐसे समझ सकता है कि भाई ये 3 तो उसके सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं हाइड्रोजन के साथ। ये वो एक नेगेटिव चार्ज है जो इसमें एक अपना इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन रख लिया। 100 में से आप थोड़ी देर के लिए मान भी रहे हो नहीं, ये तो लोन पेयर की तरह बिहेव कर रहा है, तो भी हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 ही होगी, लोन पेयर को नहीं छोड़ सकते। तो ज्योमेट्री पे अगर मैं आई, तो इसकी ज्योमेट्री क्या है? कार्बो एनायन की टेट्राहेड्रल, नॉन प्लेनर। और कार्बोकेटायन की क्या थी? sp2 हाइब्रिडाइजेशन, बट ज्योमेट्री क्या थी? प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। वो आपके सामने बना के रखा हुआ था, ये कोई नहीं बना रहा अभी। ये घर जाके किसी को अगर आज थोड़ा लगा होगा कि ये मेरे को आना चाहिए अब, तो एटलीस्ट पहली बार में नहीं आता, आई एग्री, तो वो खुद अपनी कॉपी में बनाए, वरना मेरे पास तो जब आएगा 1-2 लेक्चर में, तब मैं वापस बनवाऊंगी। चाहे अभी आ रहा हो पीछे, तब बनवाऊंगी, थोड़ा भूल लो आप। तो कमिंग बैक टू योर नोट्स जो चल रहे थे, कार्बोकेटाइंस, सभी ने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कार्बोकेटाइन समझ लिए, सभी ने हाइब्रिडाइजेशन समझ ली, प्लेनैरिटी समझ ली, और अब कार्बो एनायन डिस्कस करने के बाद तो कार्बोकेटाइन और बेटर समझ आ गया होगा। अब मैं आपसे बात करती हूं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस। कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सा कम?
थोड़ी देर के लिए मुझे ध्यान यहीं पर चाहिए, नया कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट हो रहा है, फिर मैं हाइपर कॉन्जुगेशन स्टार्ट कर पाऊंगी। अभी तो नहीं, खैर पूरे इंटरमीडिएट्स करने के बाद। यानी ये जो आपको आज की शुरुआत में इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ा दिए गए, इनको लगाना किधर होता है, कब तक मैं इसको रट के चलूं? तो मैं आपको वो एप्लीकेशन दिखाना चाह रही हूं, वेयर डू आई नीड इंडक्टिव इफेक्ट इन दिस चैप्टर। अगले में तो है ही, जो अभी मेरे को क्यों चाहिए ये? तो अभी मेरे को चाहिए एक इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करने को। क्या मतलब है इस बात का, पहले इसको एक रफ फ्रेम में समझा दूं। सपोज मैं आपको कहूंगी, मैंने लाई जी एक एल्कीन ये वाला, दूसरा एल्कीन में ले आई ब्यूटीन, दोनों को मैंने एक ही रिएजेंट से अटैक कराया, और वो रिएजेंट क्या था? इलेक्ट्रोफाइल। किस में रिएक्शन, कौन से रिएक्शन में प्रोडक्ट फास्ट बनेगा? राइट? अब मुझे पता है अभी तो मैं कौन से स्टेज पे हूं, इंटरमीडिएट पे हूं, प्रोडक्ट तो अगले चैप्टर और अगले साल से आना है। प्रोडक्ट किस में जल्दी बनेगा, कौन सा एल्कीन ज्यादा रिएक्टिव है, ये मेरे अगले चैप्टर हाइड्रोकार्बन का एल्कीन में पहला सवाल है। तो तब मैं क्या कहूंगी, जब आपने इसको रिएजेंट दिया था तो ये वाला इंटरमीडिएट बना था, और कौन है हीरो ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? कार्बोकेटाइन। आप उस अगले चैप्टर में मेरे को बना के दोगे, मैम इसमें ये वाला कार्बोकेटाइन बना है, इसमें ये वाला, जिसमें कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है वो जल्दी बनेगा। तो इसमें क्योंकि कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए आप अगले चैप्टर में जवाब दोगे इसका प्रोडक्ट मल्टीपल टाइम फास्ट बनेगा, इसका स्लो बनेगा। इट मींस रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन में आप लगाओगे तो ये एल्कीन ज्यादा रिएक्टिव होगा, ये कम होगा। अभी मैं कुछ उटपटांग भी बोल सकती हूँ क्योंकि मेरे पास वो शब्द और इफेक्ट्स नहीं है, बट आप इस फील को समझिए कि मेरे को कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्यों जरूरी होने वाली है, मेरा प्रोडक्ट कौन सा। और जब आप जाएंगे तो देखेंगे दो दो प्रोडक्ट बनते हैं। ऑर्गेनिक का असली असली एसेंस क्या है? प्रोडक्ट वन, प्रोडक्ट टू, विच इज मेजर एंड वाई। फिर मेजर को नाम देंगे मार्कोनिकोव, माइनर को नाम देंगे एंटी मार्कोनिकोव, कि इसमें मार्कोनिकोव बनेगा कि एंटी मार्कोनिकोव, तो याद आएगा अच्छा ये क्या था। सबसे पहली सीढ़ी मेरी है, आपको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बतानी है। एक चीज मैंने आज इंट्रोड्यूस करी, और वो क्या? चार्ज इज नॉट हैपनिंग। भाई चार्ज आ गया तो आई एम नॉट ओके। व्हाट आई विल डू, आई विल ट्राई टू डीलोकलाइज दैट पेन। आपके सामने मैंने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी 3 कार्बोकेटाइन बनाए। तीनों के ऊपर देखिए पॉजिटिव चार्ज है, सभी को दिख रहा है, अभी कोई नोट ना करे, सभी को दिख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज। उस पॉजिटिव चार्ज को शेयर करना, बांटना किसी और के साथ, मतलब उसको कमजोर करना, डीलोकलाइज करना। तो अगर मैं देखूं प्राइमरी कार्बोकेटाइन में उसको सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप दिखाई दे रहा है जो अपनी थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी परमानेंटली खिसकाएगा। आपने देखा इसका इफेक्ट प्लस आई होता है। तो यहां पर कितने प्लस आई इफेक्ट देने वाले कितने ग्रुप हैं? ओनली वन। आंसर मी इफ यू अंडरस्टैंड। इस पॉजिटिव चार्ज को प्लस आई इफेक्ट सप्लाई करने वाले कितने ग्रुप मौजूद हैं? ओनली वन। और वो कौन सा ग्रुप है? मिथाइल। यहां पर कितने ग्रुप हैं अपना प्लस आई शेयर कर रहे हैं, अपनी डेंसिटी दे रहे हैं? 2। तो यहां पर प्लस आई मल्टीप्लाइड बाय 2 लिख दो। यहां कितने हैं? 3 3, प्लस आई मल्टीप्लाइड बाय 3। अब जब ये वाला मिथाइल अपना इलेक्ट्रॉन पेयर थोड़ा सा खिसका देता है, शेयर्ड पेयर, उसकी वजह से इस पे क्या चार्ज आएगा बच्चों? पार्शियल नेगेटिव। इस पे क्या चार्ज आएगा? इसके चार्ज को थोड़ी तो ठंड पड़ी, या कह लूं वही इधर आ गया, डीलोकलाइज हुआ। पहले अकेला ये कार्बन झेल रहा था, अब इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ पड़ोसी की वजह से थोड़ा सा हिस्सा, पार्शियल सा हिस्सा साथ वाले कार्बन ने उसका दुख शेयर कर लिया। यहां पर 2 ने और शेयर कर लिया, यहां पर 3 ने शेयर कर लिया। अब सोच के देखिए, जब पॉजिटिव चार्ज इज डीलोकलाइज्ड ओवर मैक्सिमम कार्बन तो ये वीक हो गया। जितना ज्यादा डीलोकलाइजेशन उतना ही वो लोन पेयर कमजोर, उतना ही वो पॉजिटिव चार्ज कमजोर, उतना ही कार्बोकेटाइन जिंदा रह पाएगा कि चार्ज मेरे पर तो है नहीं, मेरे पड़ोसी पे है। अगला कहेगा नहीं मेरे दूसरे पड़ोसी पे है, इधर है। तो व्हेन चार्ज इज डीलोकलाइज्ड टू मैक्सिमम, दैट स्पीशीज इज स्टेबलाइज्ड मैक्सिमम।
तो अगर कोई मेरे से आगे के लिए पूछे, ये आपके एनसीईआरटी यानी स्कूल पेपर का पहला क्वेश्चन है कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी पे, कि कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी ये क्यों होती है, आप इंडक्टिव इफेक्ट से बताएंगे। ये सेकेंडरी रीजन है, प्राइमरी रीजन हाइपर कॉन्जुगेशन से आएगा, बट अभी हाइपर कॉन्जुगेशन मेरे हाथ में नहीं है तो मैं बता नहीं रही। मेरे को इंडक्टिव इफेक्ट के लिए कोई तो एग्जाम्पल चाहिए था, इसलिए मैं लेके आई कि आपको आज की क्लास खत्म करने से पहले ये बता सकूं इंडक्टिव इफेक्ट यूज कहाँ होता है, क्यों यूज होता है, किधर यूज करने वाली हूं मैं। तो मैं इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के लिए यूज करूंगी, और अगर इंटरमीडिएट स्टेबल है प्रोडक्ट दौड़ के बनेगा। ठीक है, क्लियर है सबको, इसे नोट करिए। जितना डीलोकलाइजेशन पॉजिटिव चार्ज का, नहीं आई डोंट थिंक सो, उतना ज्यादा स्टेबल, जितना ज्यादा उसका डीलोकलाइजेशन। और ये चीज कभी अनट्रू नहीं होने वाली, पूरी ऑर्गेनिक में ये लॉ चलने वाला है, जितना डीलोकलाइज कर दो उतनी बढ़िया स्टेबिलिटी। क्योंकि सोच के देखो ना, पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज हो गया, बेचारा न्यूक्लियोफाइल आएगा भी, ढूंढ ही नहीं पाएगा, पता नहीं किस पे है, उसको ढूंढने में देर लगेगी, ढूंढने में देर लगेगी तो ज्यादा देर तक जिंदा रह पाएगा, स्टेबल रह पाएगा, इंतजार कर पाएगा न्यूक्लियोफाइल का कि आओ मेरे को ढूंढ लो मैं स्टेबल हूं। ठीक है, ये बात कभी नहीं बदलने वाली। टर्शरी कार्बोकेटाइंस एज कंपेयर टू सेकेंडरी एज कंपेयर टू प्राइमरी, दिस इज इट। हाँ, इसमें एडिशन होते जाएंगे और एडिशन होते जाएंगे। तो कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी पे आई विल बी टेकिंग 1.5 लेक्चर कंप्लीट, इतना टाइम लगेगा। आज तो सिर्फ इंट्रोड्यूस किया क्योंकि इंडक्टिव का एक एग्जांपल मेरे को देके भेजना है। तो अब इसके बाद ये वो कार्बोएनाइन है जो मैंने आपको थोड़ा सा लेक्चर दिया अभी कि क्या होता है कैसे होता है। अब करिए नोट, जिसने नोट उस वक्त ठीक से नहीं बनाया, अब समझ समझ के नोट करिएगा, क्योंकि मैं पूरा बता के आ चुकी आपको कार्बोएनाइन क्या होता है। बड़े प्यार से नोट करिए, जो अलग कलर से दो चीजें लिखी हैं जनरली, और ये ग्रीन कलर से sp2, ये मेरे को समझाना है। ठीक है, बाकी सारा आप नोट करिए। साफ सुथरा कार्बोनाइन क्या है, ऑर्गेनिक के नोट्स जितने साफ सुथरे होंगे आपके दिमाग में उतने ज्यादा जाएंगे, क्योंकि ये आप देखिए मैंने टेट्राहेड्रल बनाने की कोशिश की है, और मैंने ये भी बताया इस टेट्राहेड्रल में एक ऑर्बिटल, एक लोब अबाउ द प्लेन है, एक लोब बिलो द प्लेन है। जो लोब अबाउ द प्लेन है उसको हम वेज से दिखाते हैं, और जो लोग स्क्रीन के पीछे जा रहा है, जो लोग बिलो द प्लेन है, उसको हम डैश से दिखाते हैं, डैश एंड वेज। आई होप वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री सबको याद हो, हम जैसे किया करते थे। अब ये नाम मैंने जो येलो कलर से एल्डोल कंडेंसेशन लिख दिया, ये क्लास 12th का बड़ा फेमस रिएक्शन है, जेई नीट में इसकी कवरेज बेइंतहा है। मतलब सबको पता होता है कि एक क्वेश्चन इससे आना है ही है, नथिंग न्यू। वो आना क्या है वो भी हो जाए वो अलग बात है। तो उसमें मैंने आपको वो फिशन दिखाया, हेट्रोलिटिक फिशन, इस वाले बॉन्ड का, जो मैंने कहा ना 400 में से 399 कार्बो कैटायन पे मिलेंगे, कोई एक आधा रिएक्शन कार्बो एनायन पे मिलेगा। मुझे पूरी 12th छान के एक मिलता है कार्बो एनायन का, तो मैंने वही लिख दिया कि 11 से ही पता हो कार्बो एनायन एक्चुअली कहां बनता है। अब तक तो झूठा मूठा कोई भी एच तोड़ रही हूँ, कुछ भी तोड़ रही हूँ, जबरदस्ती कार्बो एनायन बना रही हूँ। अब ये लॉजिकल कार्बो एनायन है क्योंकि ये नेचर में बनता है। ये बेस अभी लिख लो, समझ कुछ नहीं आएगा, इसको भूल जाना। अगर मैं तुमसे पूछूं ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस क्या होते हैं, वृंदा, ब्रॉन्स्टेड और लॉरी की डेफिनेशन के हिसाब से बेस क्या होता है? जो प्रोटॉन खींच ले किसी से, इसने वही तो किया है। तो अभी तक मैं आपको ये नहीं बता पाई थी कौन डिसाइड करता है हेट्रोलिटिक फिशन हो, एरो के ऊपर कौन है, रिएजेंट। बेस जैसे आया, बेस ने कहा भाई मैं आ रहा हूं, तैयारी कर लो। इस पूरे एल्डिहाइड ने कहा ओके क्या करनी है तैयारी, बेस कहता है मेरे को क्या चाहिए, प्रोटॉन। चुपचाप एक प्रोटॉन निकालो, इसने निकाल के दे दिया। प्रोटॉन निकालने के लिए, पॉजिटिव चार्ज लाने के लिए हेट्रोलिटिक फिशन तो करना जरूरी था। तो अगर ये रिएक्शन आपके स्कूल पेपर में बड़ा कॉमनली मिलने वाला है, ये रिएक्शन मैं आपको दे के पूछूं इसमें कौन सा फिशन हुआ है, बिना एरो दिए बता लोगे इसमें हेट्रोलिटिक फिशन हुआ है? क्योंकि जहां कैटायन और एनायन अलग अलग बनते हैं वो सिर्फ हेट्रोलिटिक फिशन का ही हिस्सा होता है। डन, यहां तक आ गया सबके पास ये? Again, last point, for stability, it will try to delocalize its
नेगेटिव चार्ज। एक चीज जो मैंने कहा था मैंने बतानी है, जो मैंने अलग कलर से लिखी हुई है, ये अक्सर नॉन प्लेनर ही होता है। और ये रहा इसका डायग्राम। कहीं कहीं इसको कुछ ऐसा लालच मिलने वाला है आगे जाके, जिस लालच की वजह से, स्टेबिलिटी की वजह से, ये अपनी नॉन प्लेनैरिटी को छोड़ के प्लेनैरिटी में आ जाएगा। बट अभी वी आर टू यंग टू अंडरस्टैंड दैट, राइट? हाँ जी। अगर आप देखें इसमें भी एक ही कहानी है भाई, नेगेटिव चार्ज को डीलोकलाइज करना तो पड़ेगा। नाउ अगली स्लाइड पे जाऊं उससे पहले, क्या आप अपनी कॉपी में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कार्बो एनायंस बना सकते हैं? एग्जाम्पल बनाइए। जैसे कार्बोकेटायन 3 बनाए थे, अब पेन चलने चाहिए, पिछली बार की तरह नहीं रुके हुए थे लोग। जब मैंने कहा चार्ज जितना डीलोकलाइज, दर्द जितना डीलोकलाइज उतनी खुशी, उतना ज्यादा स्टेबल, तो उसका उल्टा अगर मेरे बच्चे सोच पाए, चार्ज जितना लोकलाइज्ड उतना ज्यादा अनस्टेबल। तो तीनों कार्बो एनायन आपने ऊपर शायद मैंने भी बना रखे हैं, जो बनाए हुए हैं उनको अब देखो जरा, और बिना एरो लगाए आपकी नीचे लिखी लाइंस कोई नहीं पढ़ने वाला। क्या मैंने एरो ठीक लगाया? इसके क्या इफेक्ट बोलते हैं? मिथाइल का क्या इफेक्ट होता है? प्लस आई। इसको पॉजिटिव मत बोलना, प्लस आई। इसमें कितने प्लस आई? 2। इसमें कितने प्लस आई? अब प्लस आई कर क्या रहा है? प्लस आई और नेगेटिव दे रहा है। वो अगला अपने से दुखी बैठा है और तुम उसको और नेगेटिव दे रहे हो। व्हाट यू आर डूइंग? यू आर लोकलाइजिंग इट्स पेन। और यहां पे टू मच लोकलाइजेशन। तो कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी में आप लिख रहे थे मोर डीलोकलाइजेशन, यहां आप डीलोकलाइजेशन तो देख ही नहीं रहे, यहां लिखोगे टू मच या मोर लोकलाइजेशन। तो जितना ज्यादा लोकलाइजेशन होगा उतना ही ज्यादा अनस्टेबल। बनाइए अपनी कॉपी में स्टेबिलिटी ट्रेंड, लिखिए उसके नीचे रीजन। एरो दिखाए बिना ना स्कूल वाले एग्जाम देंगे, नंबर देंगे, ना कोई ऑब्जेक्टिव में आपको सहारा मिलने वाला है। बना रहे हैं, आप सामने वाले को कह रहे हैं आपका मन आए तो मार्क्स काट लो, मैंने मौका पूरा दे दिया आपको। ये बने 3 एनायंस, खुद बनाना कोशिश करना, ठीक है? इसमें एरो बनाने चाहिए बजाय लिखने के, इसमें एरो ज्यादा चलेंगे। Negative charge is highly localized due to 3 plus I effect groups। और यहां पर negative charge is least localized due to only 1 plus I effect group। तो यहां पर मोर स्टेबिलिटी की तो बात ही नहीं हो रही है, यहां पे मोर अनस्टेबिलिटी की बात हो रही है, ये ज्यादा अनस्टेबल होगा, राइट? देयरफॉर ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगा। क्यों अनस्टेबल होगा? भाई तुमने चार्ज एक्यूमुलेट कर दिया, चार्ज और लो कर दिया, बट पूछा तो स्टेबिलिटी ऑर्डर है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर पूछा है तो प्राइमरी ज्यादा स्टेबल, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी, और सबसे बढ़िया रहेगा मिथाइल। कम से कम कोई दे तो नहीं रहा, शेयर तो नहीं कर रहा, अगला अपना दुख आके तो नहीं दे रहा कोई मेरे को। सो दिस इज माय स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बो एनायन, उल्टा है कार्बोकेटायन से। क्लियर? ये आप सबके पास होना चाहिए, क्योंकि मैंने भी लिखा है तो मेरी स्पीड स्लो करने के लिए लिखा है, ताकि आप लोग साथ कोप अप कर सके, मैचअप कर सके। हो गया मैचअप? आ गया सबकी कॉपी में बीच वाले कार्बन को। अब वो जो बीच वाला कार्बन है उसी में आंसर छुपा है। उसने वेलकम किया उस नेगेटिविटी का, उसने वेलकम किया उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, कि उसको उसने आके उल्टा और दर्द दे दिया। यही सोचना है। यस, अगर आप देखोगे तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है।
ये बिल्कुल वेलकम करेगा, आने दो यार, थोड़ा ही सही आ तो रही है डेंसिटी। मेरा एक इलेक्ट्रॉन पूरा तो तुम नहीं कर पा रहे, कुछ तो पूरा कर रहे हो, तो टर्शरी विल बी मोर स्टेबल। बट वेरी कॉन्फिडेंट एंड गुड ट्राई रीप, देर आए दुरुस्त आए। 2 महीने लग गए तुम्हें बोलने में क्लास में। आई अप्रिशिएट अगर आप लोग सभी लोग गलत दिया उसने आंसर, बट गलती डरे बिना अगर आप लगाना शुरू कर देंगे आज, तो अगले साल तक सही लगाना शुरू हो जाएगा। इस साल तो गलत होगा, आपसे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, बट दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड इन क्लास 12th। सो स्टार्ट हेयर। अब कर लीजिए, आपको आ गया मतलब अब एटलीस्ट लगाना आ गया। गलत सही के लिए तो थोड़ा टाइम पड़ा है अभी मेरे पास। अब इंडक्टिव इफेक्ट आप भूलेंगे नहीं, तो सारे अल्काइल ही हैं, देख लो। वो जो ट्रेंड लिखवाया था मैंने पहले ही गोला कर दिया था, तो पूरी ऑर्गेनिक में अल्काइल ही घूमता रहेगा। आएंगे दूसरे भी। अब मैंने यहाँ इलेक्ट्रोफाइल लिखा है, बट आप लोग जानते होंगे लास्ट क्लास में मैंने कहा है कि डिपेंड करता है। अब वो डिपेंड जिस पे करता है वो आगे आएगा कि कभी कभार ये न्यूक्लियोफाइल का काम भी कर सकता है, बट एनसीईआरटी आपकी इसको इलेक्ट्रोफाइल में डाल रही है, तो वहां के लिए इलेक्ट्रोफाइल में रखूंगी। लॉजिकली इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, बट देर आर केसेस, वेट फॉर दोज केसेस। आ जाए सबके पास तो बताना, आई मूव फॉरवर्ड। तो 3 इंटरमीडिएट्स आ गए मेरे पास, कार्बोकेटाइन, कार्बोएनायन, फ्री रेडिकल, तीनों कर सकते हैं। अब 2 बचते हैं, कार्बीन और नाइट्रीन। आईयूपीएससी के अंदर अगर मैं देखूंगी, हाइब्रिडाइजेशन में देखूंगी, और मैं अपना प्लेनैरिटी में देखूंगी, ये बड़े कॉमन मिलने वाले हैं मेरे को, CH3 एल्काइल ग्रुप्स, और उस पे चार्जेस आ गए तो कार्बोकेटाइन, कार्बोएनायन। लेकिन अब आगे के जो 2 इंटरमीडिएट्स हैं वो एनसीईआरटी में नहीं है, वो क्लास 11th में बिल्कुल यूज नहीं होंगे, चाहे एनसीईआरटी हो चाहे कॉम्पिटिटिव हो। इनका इस्तेमाल क्लास 12th में काफी आगे जाके होगा। बट इंटरमीडिएट्स एक साथ पढ़ाए जाते हैं, इसलिए अगले 2 इंटरमीडिएट्स में आपको पढ़ा रही हूँ। इसकी एक एक चीज आपको 12th में चाहिए होगी, सो बहुत ध्यान से नोट करेंगे। बुक्स में यूजली ये नहीं मिलता है जो यहाँ पे लिखा है। यहाँ मेरे ये नोट्स मेरे स्टूडेंट्स ने ही बनवाए हैं 3-4 साल पहले, कि हमें कार्बीन की सारी इंफॉर्मेशन एक जगह दो, क्योंकि इंट्रोड्यूस यहाँ कर देते थे, रिएक्शन 12th में, बाकी चीजें भी 12th में। तो अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स मुझे फिर फोर्स करना पड़ा कि कार्बीन पूरा मैं +1 में एक पन्ने पे लिखवा दूं, एक ही पन्ना है, ताकि 12th में जब कार्बीन आए तो बच्चे यहाँ लौट के आके देख सकें। सो अगर अब मैं कार्बीन की बात करूं तो नीट जेई दोनों के लिए, नॉट फॉर एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी वाले लोग इसको ना नोट करें, अपना पिछला रिवाइज करें, फेयर करें, कुछ छोड़ दिया कुछ रह गया। कार्बीन नाम बताता है मेरे को कुछ अलग सी चीज है, कैटायन एनायन शब्द तो है नहीं। तो इट इज कार्बन, ऐसा कार्बन जिसपे 2 इलेक्ट्रॉन्स डॉट के तौर पे दिख रहे हैं। मुझे नहीं पता ये डॉट का क्या मतलब है अभी, लेकिन इतना पता चल गया बॉन्ड 2 ही बने हुए हैं, बॉन्ड 2 ही बने हुए हैं। तो इसका मतलब कार्बन अगर 2 ही बॉन्ड बनाएगा, तो आप अगर कार्बन, ये पेन की टिक टिक मत करना बच्चा, आप अगर कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन देखो, तो कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन तो इन रूटीन ये होती है। अगर इसने 2 ही बॉन्ड बनाने हैं, ठीक है जी, 2 सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे, तो आपको देख के लगता है ये तो पेयर है, लोन पेयर है। बट एक चीज मैं आपको यहां बताना चाहूंगी, ठीक है ये लोन पेयर है, लेकिन ये ना किसी के टूटने पे बने हैं, ये इंटरमीडिएट्स हैं, ये कहीं कुछ बॉन्ड टूटे होंगे तो बने हैं, ये कोई पहले से नहीं बने हुए। तो जब टूटे होंगे तो ये भी चांस लगता है कि हो सकता है ये अनपेयर्ड रहा हो, राइट। कार्बन जब गया हो बॉन्ड बनाने, उसने तो अपनी वैलेंसी के हिसाब से 4 बॉन्ड बनाए होंगे, जब उसने 4 बॉन्ड बनाए होंगे, 2 बॉन्ड को इसके तोड़ के ले गया और इसके इलेक्ट्रॉन इसी को दे गया। सो इस हिसाब से अगर मैं सोचूं, मुझे किसी भी प्री माइंड सेट से नहीं चलना, मुझे नहीं पता इसमें क्या शुरुआत थी, बट इस कार्बीन को देख के अब मुझे ये पता चल गया कि यहां मेरे को इस डॉट्स को स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ये दोनों डॉट अकेले अकेले हैं या एक साथ हैं। अगर दोनों डॉट अकेले अकेले हैं तो सारी कहानी बदल जाएगी, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। एक साथ हैं, पेयर्ड हैं, तो डायमैग्नेटिक हो जाएगा, भाई कार्बीन तो बदल जाएगा। उसी हिसाब से 2 तरह के कार्बीन होते हैं, सिंगलेट कार्बीन, ट्रिपलेट कार्बीन। अभी समझेंगे फिर नोट करेंगे, बट पहले तो कार्बीन नाम से मुझे क्या पता चलता है, ये कोई चार्ज स्पीशीज नहीं है, इस पे कोई चार्ज नहीं है। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं कार्बन पे, इवन आफ्टर ऑल काइंड ऑफ शेयरिंग, 1 2 3 4 5 6। और इसकी जो
दिख रहा है डेफिशिएंसी है तो इलेक्ट्रोफाइल है। मैं सिर्फ अभी ये 3 चीजें बता सकती हूँ। आगे का मेरे को क्या बताना है? कार्बिन सर्टेनली 2 तरह के होंगे जो मैं देख पा रही हूं। क्या होंगे? या तो कार्बिन ऐसा होगा या ऐसा होगा। पहले देखिए, या तो इसका ये एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट ही नहीं हुआ होगा, या हुआ होगा तो वापस लौट आया होगा। ये दोनों के दोनों क्या हैं? बॉन्डेड। ये अगर आप देखो, जो 2 डॉट दिखा रखे हैं पक्का वो लोन पेयर हैं। तो कार्बिन ऐसा दिखेगा। और अगर मैं कहूं नहीं, वो अनपेयर्ड ही था, ये वाले दोनों जो थे बॉन्डेड थे, और ये दोनों डॉट्स जो हैं दूर दूर बनाने चाहिए थे अकेले अकेले। तो कह सकती हूँ ये वाला पैरामैग्नेटिक होगा सर्टेनली। कह सकती हूँ ये वाला जो है नीचे गया हुआ है डायमैग्नेटिक होगा। एक बात तो समझ आ गई। सिंगलेट क्यों बोला, ट्रिपलेट क्यों बोला लास्ट में? बट पहले 2 कार्बिन चल रहे हैं। इसके पास एक खाली ऑर्बिटल है, राइट? इसके पास खाली ऑर्बिटल नहीं है। तो जितना तो ये इलेक्ट्रोफिलिक होगा उतना वो नहीं होगा, खाली ऑर्बिटल रखा हुआ है उसने। ये वाला कार्बिन ज्यादा स्टेबल नहीं है, ये ज्यादा स्टेबल है। 12th में एक रिएक्शन आएगा राइमर टाइमन, एक्चुअली ऑर्गेनिक के रिएक्शन नाम से चलते हैं। तो एल्डोल लिखवाया आज मैंने आपको, एक मार्कोनिकोव नाम भी बोल दिया था बीच में। 12th में एक एनसीईआरटी में रिएक्शन आएगा राइमर टाइमैन रिएक्शन। उसमें बनता है कार्बिन, इकलौता रिएक्शन है कार्बिन का, और इतना टफ है कि मैं यहां ला नहीं सकती। 12th में इजी लगेगा। तो ये लेस स्टेबल है, ये मोर स्टेबल। अगर किसी रिएक्शन में बनेगा भी ना, कूद के इधर आ जाना है इसने। अगर कल को बनेगा भी तो कूद के इधर आ जाएगा। एनीवेज, ये वाला इंटरमीडिएट अक्सर रिएक्शन के बीच में बनता है और बनते ही इसके पास पहुंच जाता है। देन डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक मैं आपको बता चुकी। एक चीज जो कंपटीशन में इसकी बहुत पकड़ी गई है, जहां बच्चे गलती करते हैं, वो है इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी। स्ट्रक्चर ऑफ एटम याद करें हम तो, एक इलेक्ट्रॉन को स्पिन क्वांटम नंबर +½ दिया गया, उसके पेयर्ड वाले को क्या दिया गया? -½ +½ और -½ 0, +½ -½ 0। कोई मुझे कहे सारी स्पिन पैरेलल हैं, ऐड करो, +½ +½ +½ आप ऐड भी कर लोगे 3/2। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है टोटल स्पिन का मॉड 2। मॉड माने प्लस माइनस साइड में रखना, राइट? 2 ऑफ ट्वाइस ऑफ टोटल स्पिन +1। अब आप मुझे बताइए, ये जो चल रहा था सिंगलेट कार्बिन, एक बार देख लीजिए इसको। इसका टोटल स्पिन क्या होगा? +½ और +½ 1। ओके, तो इसका टोटल स्पिन, मैं यहां पर टोटल स्पिन क्या लिख रही हूं? क्यों लिख रही होंगी 0? आपसे मतलब बना रखा है, सारा सस्पेंस किल हो रहा है, बट मैं क्यों लिख रही हूं एक बार चेक करना। मैंने कहा मॉड, पॉजिटिव नेगेटिव, मुझे पता था ये आएगा इसलिए मैंने पहले ही मॉड बोल दिया। बच्चों ये तो बॉन्ड बनाए हुए हैं ना 2 Cl के साथ या किसी चीज के साथ। कार्बिन क्या था? ये तो बॉन्ड्स हैं। आप दोबारा देखो, ये सिंगलेट कार्बिन कौन से वाला चल रहा है? सिंगलेट कार्बिन वो चल रहा है जिसके ये दोनों तो इलेक्ट्रॉन किस में इन्वॉल्व हैं? बॉन्ड फॉर्मेशन में। और ये पेयर का पेयर पड़ा है। तो अब तुम क्या दोगे टोटल स्पिन? 0। जब टोटल स्पिन 0 दोगे तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या आएगी? सिंगलेट कार्बिन। इसकी वजह से इसको नाम दिया गया, क्योंकि इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 आई। स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ टोटल स्पिन +1। तो उससे इसका आंसर 1 आया, इसीलिए इसका नाम सिंगलेट रखा। अब ट्रिपलेट क्यों रखा उसका नाम? वो वाला कार्बिन क्या था? अब तो नीचे देखे बिना बता दोगे। जिसमें चारों इलेक्ट्रॉन, पहले तो पेयर्ड नहीं है, मतलब अनपेयर्ड है चारों, जिसमें से 2 ने क्या बना लिया? बॉन्ड। बाकी क्या बचे? 2। दोनों की स्पिन ऐड कर दूं, +½ या -½ कुछ ही कर लीजिए, तो क्या आ जाएगी? 1। 1 × 2 क्या हो जाएगा? 2 +1 3। ट्रिपलेट। सिंगलेट कार्बिन और ट्रिपलेट कार्बिन इस हिसाब से कहा जाता है। ये कोई अच्छा लेवल का क्वेश्चन जेई नीट में आया तो ही ये देखने को मिलेगा, ये इन रूटीन देखने को नहीं मिलता। सिंगलेट कार्बिन जब भी बनेगा, क्योंकि वो लेस स्टेबल है, कूद के अपने काउंटर पॉट पे जाने की कोशिश करेगा ट्रिपलेट कार्बिन। इत्मीनान से नोट करिए इसको, एक भी लाइन मिस ना हो, एक भी डायग्राम मिस ना हो। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कल को पढ़ते हुए, किसी को पढ़ाते हुए। तब बड़ा बुरा लगेगा किसी को पढ़ाते हुए कंफ्यूज होते हैं जब।
मैंने कार्बीन का एग्जाम्पल भी 2 Cl के साथ लिया है क्योंकि एक ही रिएक्शन में है, तो मैंने लिया ही 2 Cl के साथ है कि राइमर टाइमन जिस दिन पढ़ाएंगे उस दिन बताएंगे आपको 11th में बताया था कार्बीन, उठाओ वो पेज। कोई एग्जाम्पल भी नहीं है हमारे सिलेबस में, इसलिए मैं वो भी नहीं ला सकती, मतलब ऐसा नहीं है जो आपको बता सकूं। दिस इज 19 है। तो अभी मैंने आपको इंटरमीडिएट्स का इंट्रोडक्शन देने के साथ साथ इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशन करा दी। इलेक्ट्रोमेरिक की अगले चैप्टर्स में आएगी, रिएक्शन है पाई बॉन्ड का टूटना, वो कुछ खास है भी नहीं। अब मैं आज का प्रॉमिस्ड तीसरा, अपने आप से प्रॉमिस्ड, तुमसे नहीं, तीसरा इफेक्ट शुरू कर रही हूं, हाइपर कॉन्जुगेशन, जो पता था कि आज पूरा नहीं होगा, संडे को कंप्लीट होगा, और साथ साथ रेजोनेंस भी शुरू हो जाएगा। सो अब आप लोग मेरे साथ हाइपर कॉन्जुगेशन समझ रहे हैं, पहले नोट नहीं कर रहे। नोट आप तब करेंगे जब आज हम पीडीएफ उतना अपलोड कर देंगे, क्योंकि अब थोड़ा ही टाइम है, तो आई वांट कि मैं एक इंट्रो तो दे दूं प्रॉपर आपको हाइपर कॉन्जुगेशन का, और अगली क्लास यानी संडे को हम इसकी एप्लीकेशंस उठा लेंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन, इसके नाम में ही हाइपर है, तो कुछ तो ऊपर की चीज है ये, ऊपर की में टफ नहीं है ना, हाइपर एक्टिव बच्चे, बस ये हाइपर एक्टिव बच्चा है इस चैप्टर का, मतलब जो कोई सोच नहीं सकता था ये वो भी कर रहा है। अब तक आप इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में एक पढ़ चुके, इंडक्टिव इफेक्ट, जिसमें था सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हल्के से खिसक गए। एक आप रेजोनेंस पढ़ के आए हैं क्लास 11th के केमिकल बॉन्डिंग में। अगर आपको रेजोनेंस का टुकड़ा याद दिलाऊं तो वो पाई बॉन्ड अपनी जगह बदल रहे थे, कार्बोनेट आयन सबसे पहला एग्जाम्पल मैं कराती हूँ। यानी रेजोनेंस किंग है, इसीलिए मैं अभी जल्दी नहीं ले सकती। रेजोनेंस इज किंग ऑफ द इफेक्ट्स। अगर कहीं रेजोनेंस हो रहा है तो बाकी इफेक्ट का नाम भी नहीं ले सकते हम, भाई वो किंग है, इसके तुम क्या इन जमूरों के नाम लोगे, इंडक्टिव एंड ऑल, ये है ही नहीं। तो वो किंग इफेक्ट कहलाता है रेजोनेंस, जिसमें सिर्फ पाई बॉन्ड घूमता है या नेगेटिव चार्ज घूमता है या लोन पेयर घूमता है। इंडक्टिव इफेक्ट पड़ा जिसमें सिग्मा का इलेक्ट्रॉन हल्का सा पार्शियल खिस सकता है। ये पहला इकलौता ऐसा इफेक्ट आएगा जिसके अंदर डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, डीलोकलाइजेशन खिसक नहीं रहा है, अपनी जगह बदल रहा है। डीलोकलाइजेशन का मतलब क्या है, किसी और पे जा रहा है। सिग्मा बॉन्ड का टूट के कहीं और जाना इज अ बिग डील, ये आसान बात नहीं है, ये कोई बहुत ही हाइपर चीज है। दैट इज वाई इट्स नेम इज हाइपर कॉन्जुगेशन। कि कॉन्जुगेशन से भी एक कदम आगे बढ़ गए। कॉन्जुगेशन रेजोनेंस का ऑर्गेनिक में नाम है, रेजोनेंस को ऑर्गेनिक में कॉन्जुगेशन बोलेंगे जब हम पढ़ेंगे। तो ये कॉन्जुगेशन से भी ऊपर की चीज निकल गया, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ काम आएगा, जितने भी इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी मेरे को पढ़ानी है वहां काम आना है। वो आज तो सारे हुए नहीं है, तो अगली क्लासेस में आएगा। तो आज मैं सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन क्या बला है वो समझती हूँ। इट इज डीलोकलाइजेशन ऑफ दैट सिग्मा बॉन्ड जो अब तक आपने नहीं देखा। सिग्मा बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन है, और ऐसा सिग्मा बॉन्ड जो अटैच्ड है किसी ऐसे एटम के साथ जो अनसैचुरेटेड है। अभी इतनी डेफिनेशन को समझते हैं, आगे के फ्रेज को नहीं। यानी कि कौन सा सिग्मा बॉन्ड जाना, इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन का, ओनली दैट सिग्मा बॉन्ड, वो भी इसलिए कि हाइड्रोजन का खुद का नेचर, आई एम हैप्पी टू लीव माई इलेक्ट्रॉन्स टू समबडी एंड टेक पॉजिटिव चार्ज, वरना सिग्मा बॉन्ड तोड़ने के लिए मेरे को बहुत कुछ लाना पड़ता है। तो वो भी हाइड्रोजन की इच्छा थी सेक्रीफाइस करने की, कि मैं अपना बॉन्ड किसी को दे सकता हूं, शर्त है अगर मेरे पड़ोस में वो बैठा हो तो मैं दे दूंगा। तो इस कार्बन को जिसको मैंने येलो किया है, इसका हाइड्रोजन, सॉरी इसका नहीं, आई एम सॉरी, इस कार्बन को जिसके पास 3 हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन रेडी टू कॉम्प्रोमाइज, मैं अपना सिग्मा बॉन्ड पूरा डीलोकलाइज करने को तैयार हूं, जो कि न्यूज टू अस है। मैं पूरा डीलोकलाइज कर दूंगा, प्रोवाइडेड पड़ोसी कौन हो, ऐसा कार्बन जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, अदरवाइज नहीं। इसने स्पेसिफिक शर्त रखी। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का मतलब डबली बॉन्डेड। मैंने sp2 बोला है, कोई कह सकता है अनसैचुरेटेड सिस्टम हो, आगे अनसैचुरेटेड चेन लगी हो, कुछ भी, वो टिपिकल बुकिश वर्ड अगली क्लास में। तो अगर इस कार्बन के पास पाई बॉन्ड है, उसको देख के इस H ने का आई कैन डू इट, मैं अपना पूरा सिग्मा बॉन्ड तुमको देता हूं। तो जस्ट फॉर एग्जाम्पल से इसने दे दिया। इस कार्बन का क्या हुआ, 5 बॉन्ड। कार्बन का 5 बॉन्ड मतलब खत्म, लाइफ खत्म, क्योंकि लाइफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बनी है, पॉसिबल ही नहीं है। कार्बन का 1 2 3 4
ऊपर से पांचवा, नॉट एट ऑल पॉसिबल इन योर ड्रीम ऑल्सो। 5 बॉन्ड कार्बन के नहीं बन सकते। फिर इस कार्बन पे आई बात, यार वो दे तो गया है, मैंने भी ले लिया क्योंकि मेरे को कुछ मिल रहा था इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड, तो मैंने ले डाला, मैं क्या करूं। एक कमजोर बॉन्ड दिख रहा है इसको, यहां क्लास चल रही है नेहल, इनको कहो बिना बोलते हुए निकले, ये अबे शबे वर्ड ना नीचे जाके बोलो। ये आज तुम्हारे बैच में ना डिसिप्लिनरी एक्शन लेना पड़ेगा मेरे को, वो चाहे इनकी छुट्टी कैंसिल हो कभी या टेस्ट सरप्राइज हो। सो अब इस कार्बन के लिए क्या इशू आया, 5 बॉन्ड आई कैन नॉट मेक। इसको कौन सा कमजोर बॉन्ड दिख रहा है, पाई। ये कहेगा एक काम करो तुम जाओ, बिकॉज मेरे को हाइड्रोजन ने लालच दे दिया, मैंने उसका ले लिया इलेक्ट्रॉन का पूरा पेयर, और उसकी वजह से इस पे आए 5 बॉन्ड, इसने उसको दफा कर दिया। देखना जो मैंने बना रखा है वही फॉर्म बना रखी है, देखना, ड्रॉ मत करना अभी। ये एरोज के बाद यही बनेगा, एक बार ध्यान से देख लो या कुछ गलत है। भाई जब ये पूरा का पूरा बॉन्ड देगा तो यहां एक आएगा, और इस पे नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन को मजबूरी में लेना पड़ा। थोड़ी देर बाद इस कार्बन को लेकर, ये बढ़िया बात करी तुमने, मेरे को फंसा दिया, वापस रखो अपना। रियलाइज होगा इस कार्बन को, आई एम नॉट गोइंग टू टेक योर पेन, मेरे को वापस बॉन्ड बनाना है, गेट लॉस्ट। दैट इज वाई डबल एरो। हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस के लिए यही एरो बनाएंगे। अब तो आपको ये एरो भी पता है, नहीं बनेगा ये एरो, ये इक्विलिब्रियम है, ये कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, ये अंदर ही अंदर एक इफेक्ट चल रहा है, अकेले आपस में लगे हुए हैं, किसी रिएजेंट की जरूरत नहीं पड़ रही इनको, इनका हाइपर कॉन्जुगेशन चल रहा है। नाउ माय पॉइंट इज, ये हाइड्रोजन छोड़ के क्यों नहीं भागा, जवाब मिल गया इसका, क्योंकि वो आ रहा था वापस। तो अभी बेचारा भाग के यहीं तक गया होगा कि अगले ने बुला लिया, तेरा सामान वापस आ गया, लो, उसको वापस लगना पड़ा। पहली बार मैं देख रही हूँ ऐसी चीज जहां बॉन्ड नहीं बना हुआ है फिर भी जुड़े हुए हैं। दैट इज वाई हाइपर conjugation is known by a famous name, no bond resonance. हाइपर कॉन्जुगेशन को एक और नाम से जाना जाता है, ये लिखा ही हुआ है मैंने, नो बॉन्ड रेजोनेंस। और इसको बताने वाले, ढूंढने वाले साइंटिस्ट का नाम था बेकर नेथन। तीसरा नाम है इसका बेकर नेथन इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन, नो बॉन्ड रेजोनेंस एंड बेकर नेथन, जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका नेचर है। ये टॉपिक बहुत हाइपर अच्छा टॉपिक है जिसमें आपको दिमाग लगेगा, और संडे की क्लास मोस्टली इसी पे डेडिकेट होगी, साथ में रेजोनेंस शुरू कर देंगे। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में अगर मैं आप लोगों से पूछूं कौन सा बॉन्ड पूरी तरह डिसलोकेट हुआ, एक तो सिग्मा बॉन्ड, वो सिग्मा बॉन्ड किस किस के बीच बना हुआ था, एस ऑर्बिटल और sp3, क्योंकि सेंट्रल एटम का तो sp होता ही नहीं, सेंट्रल एटम का तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है। तो s ऑर्बिटल और sp3 ऑर्बिटल के एक बॉन्ड को टूट के इधर आना पड़ा, उसकी वजह से एक पाई बॉन्ड को टूट के इधर आना पड़ा। हाइपर कॉन्जुगेशन ये देख के बहुत आसान लगता है, और है भी, कोई मुश्किल नहीं है, बट पहली बार थोड़ी आंखें फटी रह जाती हैं क्या है, उसके बाद तो कुछ भी नहीं लगता। एनसीईआरटी में बहुत अच्छा एक डायग्राम दिया है जो अच्छे अच्छों को डरा देता है, हाइपर कॉन्जुगेशन हमको नहीं आता। जरा इस डायग्राम से समझिए दोबारा, ये वो कार्बन है जिसके साथ वो हाइड्रोजन लगा था जिसकी शर्त पूरी हो रही है, क्योंकि पड़ोसी पे पाई बॉन्ड है, यही शर्त रखी थी ना इसमें, पड़ोसी पे पाई बॉन्ड होना चाहिए, कमजोर सा बॉन्ड होना चाहिए। इस पाई बॉन्ड को देख के ये अपना पेयर इधर डाल देगा, देखना ये पेयर बन गया पाई बॉन्ड, चेक। कार्बन नंबर 1 2 3, कार्बन नंबर 1 2 3, पहले कार्बन नंबर 1 और 2 में क्या था, सिग्मा बॉन्ड, ओनली सिंगल बॉन्ड। अब कार्बन नंबर 1 और 2 में क्या बन गया है, पाई बॉन्ड, कैसे पता नहीं, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो अब इसकी वजह से यहां पाई बॉन्ड बना, ये रहा, और इस कार्बन पे क्या हुआ था, ये पूरा का पूरा कूद गया यहाँ पे पाई बॉन्ड, 5 बॉन्ड तो एकोमोडेट नहीं हो सकते, तो इस कार्बन पे आया नेगेटिव चार्ज। ये डायग्राम पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, और ये डायग्राम जब तक और आपके हाथ से बने आसान नहीं है, इट्स लिटिल
लिटिल डिफिकल्ट, और बहुत प्रैक्टिस के बाद आप ये डायग्राम बनाने लायक होगे। देख के लगता है बन जाएगा, ये छोड़िए, अगली क्लास में शुरुआत में पहले मैंने ये बनवाना है आपसे। आपको समझ ही नहीं है ना, एरो इधर 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 क्या कर दिया ये। तो ऐसे ही सोचना पड़ेगा जैसे मैंने सोचने को कहा है। डबल बॉन्ड के पड़ोसी कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगा है वो अपना बॉन्ड दे देगा, और वो जो डबली बॉन्डेड कार्बन था वो अपना पाई बॉन्ड उठा के अपने पड़ोसी कार्बन के स्तर पे रख देगा, बस। दिस इज हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन को नो बॉन्ड रेजोनेंस और बेकर नेथन इफेक्ट कहना, ये तो चलो एक इंफॉर्मेशन है जो आप लोग प्रोसेस कर लोगे, बट ज्यादा जरूरी प्रोसेस करना है ये कि ये एक्सचेंज हर वक्त चलता रहता है। ये हाइड्रोजन इस लालच में लटका रहता है कि बॉन्ड वापस आ रहा है, गलती हो गई, राइट, और फिर गलती करेगा। नाउ क्या ये तीन हाइड्रोजन हैं, तीनों पार्टिसिपेट करेंगे? क्यों नहीं? ये कहेगा इसी का क्यों, मैं कर देता हूं। ये कहेगा इसका क्यों, मैं कर देता हूं। तो कैन आई से इसमें तीन फॉर्म्स बनेंगी। अगर मैंने तीन हाइड्रोजन अलग अलग कलर से लिख दिए होते या ए बी सी लिख दिया होता, एक बारी में एच ए पार्टिसिपेट करता, एक बारी में एच बी पार्टिसिपेट करता, एक बारी में सी पार्टिसिपेट करता। कुल मिला के कितने हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म्स? एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए तब जाइए। बहुत लोग रेस्टलेस हो रहे हैं, उसको देख के मुझे घड़ी देखने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि 4:30 हो गए हैं, आपके चेहरे बता देते हैं। तो मजे लेने के लिए, आपको 2-4 मिनट और पेशेंस बढ़ाने के लिए मैं एक क्वेश्चन, अगर रेस्टलेस ना हुए तो तुम्हें भेज देती, रेस्टलेस रहेंगे तो बनता है यार, सामने वाला थोड़ा टेम्प्ट हो जाता है। अच्छा तंग हो रहे हो, रुको, मुझे ये बताओ, इसमें कितनी हाइपरगेटेड फॉर्म्स? सिक्स। गुड, वेरी गुड। क्योंकि ऐसा कार्बन जिसके पड़ोस में डबली बॉन्डेड कार्बन हो, ऐसे दो कार्बन है, दोनों पे तीन तीन हाइड्रोजन है। तो कितने हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म्स? 6।